क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ना? चलो। जिस हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया कि हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स एंड टीडीएस। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि भैया कौन से गवर्नमेंट पोर्टल हमें हमें किन किन गवर्नमेंट पोर्टल्स की नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, किन गवर्नमेंट पोर्टल पे काम होता है। एक तो इनकम टैक्स की फाइलिंग साइट है, ठीक है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, ये हमारा एफओ पोर्टल है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, हम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स के पेमेंट्स को करते हैं। इनकम टैक्स की पेमेंट्स ऑनलाइन है, इसी पोर्टल से होती है, ई पे टैक्स के थ्रू, ठीक है। हम अपने 26 AS इसके थ्रू जाके देख सकते हैं, हम अपने नोटिसेस देख सकते हैं कि हमें कोई नोटिस रिसीव हुआ नहीं हुआ है। हम डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस फाइल कर सकते हैं। और साथ में ही इसी इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू जब हमें कोई नोटिस इशू होता है तो उसे हमें इसका रिप्लाई भी फाइल करना होता है। कोई डिमांड आई है तो भी यही दिखता है। अपनी रिटर्न से रिलेटेड सारी चीजें हमारी incometax.gov.in/iec/fo पोर्टल, ये हमारा पोर्टल है, इसके थ्रू होता है। जहाँ पे आप काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहले हम जैसे हम जीएसटी क्लास में देख रहे हैं, फिर पोर्टल को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इस पोर्टल को भी एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे काम करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरे पोर्टल को आपको समझना है, ठीक है। इस ये पूरा पोर्टल कैसे काम करता है, प्री लॉगिन फीचर्स और पोस्ट लॉगिन फीचर, यानी कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसको बिना लॉगिन करके भी यूज कर सकते हो, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको लॉगिन के बाद भी मिलेंगे, ठीक है। दूसरा आपका पोर्टल होगा हमारा टीडीएस का, ठीक है, जो कि कहता है ट्रेसेस का पोर्टल। ये हमारा ट्रेसेस का पोर्टल है। ट्रेसेस का पोर्टल के ऊपर हमारा टीडीएस से रिलेटेड सारा वर्क होगा, ठीक है। जो भी आपको टीडीएस से रिलेटेड वर्क करना है वो आपका ट्रेसेस पोर्टल से होता है। टीडीएस की रिटर्न्स जो फाइल होती है वो इनकम टैक्स के इस पोर्टल से फाइल होती है। यहाँ हम जो लॉगिन करते हैं वो टीडीएस का भी लॉगिन कर सकते हो, अपने पैन का भी लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि अपने टैन का भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने पैन का भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा काम होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने रिटर्न्स पे करते हैं और टीडीएस के चालान पे करते हैं इस इनकम टैक्स के पोर्टल से। और टीडीएस के इस ट्रेसेस के पोर्टल से हमने रिटर्न चालान में कोई एरर कर दिया, उसको करेक्ट करना है, या टीडीएस के स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने हैं, रिवीजन रिटर्न्स के लिए कुछ काम करना है, कौन फाइल करनी है, चालान करेक्शन करना है, या टीडीएस के रिटर्न्स को करेक्शन करने के लिए चीजें डाउनलोड करनी है, या फॉर्म 16 या 16A को जनरेट करना है। तो ये सारे के जो काम होते हैं ना वो ट्रेसेस के पोर्टल से होते हैं। यहाँ से आपको फॉर्म 16, यहाँ से आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फॉर्म 16 बेसिकली मिलेगा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों पोर्टल आपको हम अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। और इन दोनों पोर्टल को एक एक करके इसके जितने फीचर्स हमारे यूज के होते हैं वो सारा कुछ आपको लाइव बताया जाएगा थ्रू एक्चुअल यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम एक्चुअली यूजर आईडी पासवर्ड यूज करेंगे क्लाइंट्स का, और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे सारी चीजें की जाती है, ठीक है। तो ये दो पोर्टल आप सीखने वाले हो, पहला इनकम टैक्स की पोर्टल है, दूसरा ट्रेसेस की पोर्टल है, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले टैक्स की, अगर हम कुछ सीखने जाने, हमें कुछ सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सीखने जा रहे हैं इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग, ठीक है, तो इनकम टैक्स की अगर बेसिक प्रोविजन नहीं पता, इनकम टैक्स में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की क्लासेस ले रहे हो, या इनकम टैक्स की आपको बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है, या इनकम टैक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन आप इसको थोड़ा इन डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनकम टैक्स के अंदर जनरल जो जनरल टर्म्स हैं और जो जनरल प्रोविजंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो मेरी क्लास है ना वो सबसे पहले इसी के ऊपर है कि मैं आपको जनरल प्रोविजंस एंड जो टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, वो आपको समझा दूं, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर मैं वो टर्म्स और प्रोविजन यूज कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो कि सर ये चीजें यहाँ पे डिफाइंड थी और इसको ये इसलिए यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो एक पीपीटी तैयार किया मैंने, ठीक है, आज की फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से है ये, बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स का तो आपको इस पीपीटी के बाद इस लेक्चर्स के बाद आपको इनकम टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, मतलब बेसिक्स नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग टू इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक है। कोई बताएगा इनकम टैक्स क्या होता है? मैं पहले ऑडियंस से जानना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो ऑडियंस को कितनी नॉलेज है।
हाँ जी, इनकम टैक्स क्या है? एक स्लैब होता है इनकम का, जिसके बाद आपको कुछ परसेंटेज टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक डायरेक्ट टैक्स सर है इनकम टैक्स। सर, ठीक, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। एक ने कहा कि सर एक टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को किसी परसेंटेज पे, और हम्म। कुछ। चलो, अगर हम बात करें टैक्सेस की, ठीक है, यानी कि किस हमें टैक्स देना होता है, ठीक है। तो जब भी कोई टैक्स लेवी किया जाता है ना, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और एक उसका एक्ट होता है, ठीक है। और वो एक्ट हमारी गवर्नमेंट पास करती है, हमारी पार्लियामेंट में पास होता है। यानी कि कोई भी टैक्स को लेवी करने के लिए हमारे पास एक एक्ट होना चाहिए। तो जो टैक्सेशन को लेवी करने के लिए, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स को लेवी करने के लिए हमारे पास क्या है? इनकम टैक्स एक्ट है। और इनकम टैक्स एक्ट को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है अंडर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हो? देर आपको पता है ना, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं इनकम टैक्स में, दो तरीके के टैक्सेस है इंडिया में। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जो जिस जिसे जो अर्नर है, जिसने इनकम अर्न किया है, जब वो पे करता है डायरेक्टली उसका अमाउंट, तो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिसने बियर किया टैक्स वो पे नहीं करा, उनके बिहाफ पे कोई बंदा उसको जमा करा रहा है। जैसे इनकम टैक्स, हम मैंने इनकम जनरेट की, मैं अपना इनकम टैक्स डायरेक्टली जमा कराऊंगा, ठीक है, मैं पे कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन मैं जब जीएसटी पे करता हूँ, मैं अभी जाके मैं अपने लिए एक मोबाइल ले आया, ठीक है, तो मोबाइल लेने के लिए मैंने जीएसटी तो पे किया, मेरे को बिल इनवॉइस मिला जीएसटी का, लेकिन उसका टैक्स किसने जमा कराया? जिसने मुझे माल बेचा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाके अपना टैक्स जमा नहीं करा रहा हूँ, जीएसटी जमा नहीं करा रहा हूँ। जिसने मुझे माल बेचा है उसने जमा कराया है इसका टैक्स, ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स। बियर मैंने किया लेकिन जमा किसी और ने कराया, गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट के पास कैसे गया वो? इनडायरेक्टली रूप से गया टैक्स, ठीक है। जो जिसने बियर किया टैक्स को उसने पे नहीं किया। तो इनकम टैक्स इज ए टैक्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट charge on the income earned during the financial year by the individual and business। यानी कि दोनों तरीके के इनकम पे आपको लगेगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनकम अर्न कर रहा है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। और अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, उससे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, बिजनेस कैरी कर रहे हो उससे जो प्रॉफिट कमा रहे हो, उस पर भी आपको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। और इनकम टैक्स चार्ज कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इनकम टैक्स चार्ज करती है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनकम टैक्स किसके अंदर आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और वो कौन पे करता है? और हम इसे कब पे करते हैं? जो भी हमने इनकम अपना फाइनेंशियल ईयर के में अर्न किया है, एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है, उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल हमारा हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और अगले साल 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है। नाउ वाई टैक्स, टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। टैक्सेस आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जो टैक्सेस है वो इंडियन गवर्नमेंट्स का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यूटिलाइज दीज रेवेन्यू फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब्सिडी टू फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन एंड अदर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो जो भी पैसा हमसे टैक्स के रूप में लिया गया है, ठीक है, वही मेन सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट भी जॉब कर रही है कहीं पे, या फिर गवर्नमेंट एक बिजनेस कर रही है वहां से इनकम अर्न कर रही है, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स ने गवर्नमेंट्स को हमने टैक्स के रूप में दिया है, डायरेक्ट टैक्स के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, वही गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है। और उसके थ्रू गवर्नमेंट्स को जो भी कुछ रिसीव होता है उसे वो यूटिलाइज करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जैसे हमें हेल्थ केयर सर्विसेज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। इस तरह के स्कीम्स में गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो इसलिए टैक्स को लेवी किया जा सकता है, किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आ सके, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ टैक्स, टैक्सेस आर मेनली टू टाइप्स, टैक्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जिसको मैंने भी बताया कि डायरेक्ट टैक्स कौन होता है? जो इनकम अर्न कर रहा है वही पेमेंट भी कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो टैक्स को बियर कर रहा है वो
टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम अर्न्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. For example, income tax is a direct tax. The tax calculation is based on the income slab applicable during the financial year. ये तो बात है आगे की कि भैया मेरा टैक्स जो क्या है वो मैं 1 रुपया भी क्या अर्न करूंगा तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा. तो वो जो डिफाइंड है ना टैक्स का रेट, वो टैक्स रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन है. और एवरी ईयर आप लोगों को पता होगा, एवरी ईयर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं बजट में, और बजट में वो अनाउंस करते हैं कि हमारे टैक्स स्लैब क्या होंगे इनकम टैक्स के, ठीक है, कि हम किस स्लैब में हम कितना रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है. नाउ अब हम बात करें अगर हम डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स आर ब्रॉडली क्लैरिफाइड classified as income tax and corporate tax. There are the two type of tax under income tax, direct tax. One is the income tax and second is the corporate tax. इनकम टैक्स क्या होता है, अभी हम इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं. तो दिस इज अ टैक्स एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी पे ऑन द इनकम रिसीव्ड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो इनकम रिसीव्ड का पॉइंट है ना, जो इनकम उसको रिसीव्ड हुई है, किसको, एनी इंडिविजुअल और HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ठीक है, और एनी अदर टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज, एनी अदर टैक्स पेयर अदर देन कंपनी, ठीक है. द लॉ प्रेस्क्राइब द रेट एट विच इनकम शुड बी टैक्स. अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या था, ये तो नहीं इनकम टैक्स. और कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट दिस इज अ टैक्स दैट कंपनीज पे ऑन द प्रॉफिट दे मेक फ्रॉम द देयर बिजनेस. तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के सारे टर्नओवर पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी ने कुछ जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस पे ही टैक्स पे करेगी. तो इसलिए जो टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, प्रॉफिट पे लग रहा है. किस पे, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने बिजनेसेस के थ्रू, ठीक है, उसके ऊपर उनको क्या लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स. हेंस अगेन अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स फॉर कॉर्पोरेट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया. तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीज आई, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स. इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है, इंडिविजुअल, HUF और एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी. और कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे कर रहा है, कंपनीज पे कर रही है, ठीक है. तो जो कंपनीज वाली कैटेगरी में है वो सब क्या करते हैं, पे करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. जैसे फर्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, लिमिटेड कंपनी है, OPC कंपनीज है, OP है, BOI है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर टैक्स पे करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आते हैं, ठीक है. क्लियर है, यहां तक किसी को कोई क्वेरी है बेसिक टर्म में? नहीं. चलो ग्रेट. अब बात करते हैं कि टैक्स पेयर क्या होता है. अभी तक हमने सीखा दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर में हमारे पास इनकम टैक्स आता है और क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि टैक्स पेयर क्या होता है. अंडर इनकम टैक्स टैक्स पेयर कौन है, ठीक है, हम किसे बोलेंगे टैक्स पेयर, ठीक है, हु आर द टैक्स पेयर. तो टैक्स पेयर, द इनकम टैक्स एक्ट इज क्लासिफाइड, the income tax the income tax act has classified the type of taxpayer in various categories, ठीक है. different tax rules apply for the different type of taxpayer, ठीक है. तो उनको कैटेगराइज किया गया और उनके लिए अलग अलग तरह के रूल्स भी बनाए गए. तो पहला जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर कैटेगराइज एज बिलो. फर्स्ट टैक्स पेयर इज अ इंडिविजुअल, जैसे मैं आप लोग हो, ठीक है. वो कोई भी नेचुरल पर्सन इज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ठीक है. सेकेंड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF इज ऑल्सो ए सेपरेट एंटाइटी, ठीक है. हम मेरी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है मुझे, ठीक है, वो इनकम इतना ज्यादा है कि मैं अगर मैं अपने अपने इनकम में इंक्लूड करूँ तो मेरा टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, मेरे को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, मेरा टैक्स स्लैब ज्यादा हाई हो जाता है. तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये वो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मेरे भाइयों की भी उसमें हिस्से हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट HUF क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है. और उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को डाल दूंगा, उसकी इनकम जो भी उस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो HUF में टैक्स होगी, वो मेरे इन हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है. और उसके लिए फिर सेपरेट स्लैब ही लगेगा इनकम टैक्स का, क्योंकि जो इंडिविजुअल का स्लैब है वही स्लैब HUF का भी उस पर लगेगा, ठीक है. तो ये टैक्स प्लानिंग लोग करते हैं और यहाँ पे HUF के थ्रू अपनी टैक्स की सेविंग करते हैं अगर कोई पेरेंटल इनकम की प्रॉपर्टी आ रही है तो, ठीक है. तो दूसरा कैटेगरी क्या हो गया हमारे पास, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. थर्ड कैटेगरी इज फर्म.
फॉर्म बेसिकली कौन सी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या तो नॉर्मल पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। फोर्थ वन इज कंपनीज, ठीक है। फिफ्थ वन टाइप ऑफ टैक्स पेयर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिक्स वन इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेवेंथ इज लोकल अथॉरिटीज। फोर्थ इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो इतने तरीके के हमारे पास ये टैक्स पेयर होते हैं। तो अगर बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ की, फॉर्म के अंदर हम पार्टनरशिप फॉर्म को भी ले सकते हैं, एलएलपी को ले सकते हैं, ट्रस्ट को भी ले सकते हैं, और सोसाइटी को भी लेते हैं। इन चारों चार तरह की जो फॉर्म है ना, ये सब फॉर्म्स के अंदर आती है, ठीक है। अगर सोसाइटी और ट्रस्ट के पास 1280G है, ठीक है, 12A है, तब तो वो अपना रिटर्न्स अलग फॉर्म फाइल करता है, अदरवाइज इन पे भी ITR 5 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के इतने तरह के टैक्स पेयर्स हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है इनकम टैक्स में, और इनके अकॉर्डिंग ही फॉर्म्स एंड रूल्स सारे बनाए गए हैं इनके रिटर्न्स के लिए, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ठीक है। अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। न्यू रिजिम में थोड़ा सा इसका रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कैटेगराइजेशन में उन्होंने इसको स्टॉप किया है, बट ओल्ड रिजिम में अभी भी जो भी पर्सन अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। तो इंडिविजुअल आर ब्रॉडली कैटेगराइज इंडिविजुअल आर individuals are broadly classified into residents and नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल जैसे हम लोग को भी बेसिकली उन्होंने किसमें कैटेगराइज किया है, एक रेजिडेंशियल कैटेगरी बनाई है कि इंडियन रेजिडेंट है, दूसरा है नॉन इंडियन रेजिडेंट्स है, ठीक है। रेजिडेंट्स इंडिविजुअल आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर ग्लोबल इनकम इन इंडिया, ठीक है। ग्लोबल इनकम मतलब मैं इनकम यहाँ भी अर्न कर रहा हूँ, मैं इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया भी अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यानी कि मैंने जो भी इनकम राइज किया इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में, उन सारे इनकम का मिला के मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इनकम अर्न इन इंडिया एंड अब्रॉड, वेयर एज द दोज हु क्वालिफाइड एज ए नॉन रेजिडेंट, ठीक है, दोज हु क्वालिफाइड एज ए नॉन रेजिडेंट नीड टू पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्नड और एक्यूर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एनआरआई है जो कि इंडिया में कोई इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, कोई इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको उसी पे टैक्स देना है। उसको फिर अपने अपने ग्लोबल इनकम यानी कि जिस कंट्री में वो भी रह रहा है, ठीक है, उसमें उसका टैक्स उसको नहीं देना है। तो एक रेजिडेंस की कैटेगरी बनाई और एक नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी बनाई। तो सबसे पहले जब भी अपना रिटर्न्स कंप्यूट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो रेजिडेंस की कैटेगरी में आ रहा है या वो नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। जो रेजिडेंस की कैटेगरी में आएगा आएगा उसकी तो इनकम ग्लोबली इनकम हम को कंबाइंड करके टैक्स पे कराएंगे, ठीक है, कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी। जो जो पर्सन नॉन रेजिडेंस है उसकी सिर्फ जो इंडिया में इनकम अर्न हो रही है उस पे हम अपना टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। द रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर द टैक्स पेयर। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अलग से सेक्शन है और अलग से प्रोविजन है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन करोगे कि ये पर्सन जो है वो इंडियन रेजिडेंट में है, ये इंडियन रेजिडेंस की कैटेगरी में आ रहा है, जो नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में आएगा। इसके कुछ प्रोविजन, जैसे वो पर्सन 180 दिन से इंडिया में रह रहा है पिछले साल, ठीक है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसके लिए हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसमें 180 डेज प्लस था, ठीक है, एक तो वो कैटेगरी होती है। फिर हम अगले 4 साल का लेते हैं, 5 साल का लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कैटेगरी है जो कि मैं आपको आगे जब मैं सैलरी वाला या जब मैं हम टैक्स कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट में आ रहा है या नॉन रेजिडेंट में आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। So the residential status has to be determined separately for the tax purpose for every financial year on the basis of the individual tenure of the stay in India, ठीक है। यहाँ पे सिंपली टेन्योर का प्रोविजन डाला गया है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें इस ईयर कंप्यूट करनी है, ऐसा नहीं एक बार कंप्यूट कर लिया तो हमें फिर अगले साल कंप्यूट नहीं करना, ठीक है। तो जो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस उनका ईच ईयर कंप्यूट करना है और वो टेन्योर के अकॉर्डिंग होता है जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ रेजिडेंशियल resident individual are further classified. Resident individual are further classified into below mentioned category for the tax purpose, ठीक है। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे क्या कैटेगरी है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से नीचे है, इंडिविजुअल एज मोर देन 60 बट लेस देन 80 ईयर्स, एंड इंडिविजुअल एज मोर देन 80 ईयर्स। बट अगर आप
प्रोविजन फॉर टैक्स स्लैब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पे हमें जो टैक्स स्लैब दिया गया है वहां पे इन इस कैटेगरी को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने कोई भी टैक्स स्लैब की प्रोविजन नहीं बनाई है, उन्होंने सभी को एक ही कैटेगरी में रखा है कि दे आर द इंडिविजुअल आइदर बिलो 60 lakhs 60 years ऑफ एज, बिटवीन 60 है या 80 है, सबको उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा है कि अगर इंडिविजुअल है तो उनके लिए टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। बट ओल्ड स्कीम में ये सारे अभी हैं, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन है आपको? इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है टाइप ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर में? आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, द रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें क्वेरी क्या है आपकी? मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। मैंने आपको बताया कि जो जो टैक्स पेयर की कैटेगरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेजिडेंशियल, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नहीं नहीं, अब ऊपर ऊपर मैं वाला तो आपको समझ में मैं आ आपको गया। वही समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर जब भी हम टैक्स की कैलकुलेशन जाएंगे, एवरी ईयर हमें इंडिविजुअल की कैटेगरी को कंप्यूट करना है कि वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो रेजिडेंस में रेजिडेंट के अंदर आ रहे हैं या नॉन रेजिडेंट के अंदर। इसके लिए उन्होंने एक टेन्योर का प्रोविजन रखा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है, द रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर टैक्स पर्पस फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल टेन्योर ऑफ स्टे इन इंडिया, ठीक है। तो हम अपना एवरी ईयर जब भी हम टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो एवरी ईयर हम उसकी क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे उसकी टेन्योर बेसिस पे कि वो रेजिडेंस में फॉल कर रहा है या वो नॉन रेजिडेंस में फॉल कर रहा है। सपोज करो मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में, ठीक है, मैं अभी सिर्फ पहले प्रोविजन की बात करते हैं जो 180 डेज का है। मैं पहले प्रोविजन में फाइनेंशियल 23-24 में मोर देन 180 डेज से ज्यादा, यानी कि 185 डेज में सपोज करो दूसरी कंट्री में रहा था, वहां पे मैंने अपनी जॉब की थी, तो वहां पे फिर मेरा जो स्टेटस है ना वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग में, ठीक है। ओके। लेकिन कुछ कुछ के अदर भी प्रोविजन है, हम पिछले 3 साल का लेते हैं, पिछले 4 साल का लेते हैं। तो इस तरह के प्रोविजंस को हम जब हम डिस्कस करेंगे ना कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो एवरी ईयर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा उसके टेन्योर के बेसिस पे कि वो रेजिडेंस था या नॉन रेजिडेंट था, ठीक ठीक है। है। क्लियर है? तो यही। यस। और किसी को कोई क्वेरी है इसमें? नो सर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? सबसे पहले तो हमने टाइप ऑफ इंडिविजुअल समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट है उन्होंने क्लियरली सोर्स ऑफ इनकम वाइज सारे सेक्शंस बनाए हैं और इनकम के सोर्सेस को मतलब देखा है और इनकम के सोर्सेस के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज किया, उनके अकॉर्डिंग उनकी टैक्सेशन सिस्टम को भी डेवलप किया गया। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम को हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं, यानी कि पहला उन्होंने क्या किया, हेड्स ऑफ इनकम बनाया, हेड्स ऑफ इनकम को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, फिर उसके नेचर बताया। सबसे पहला जो हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी एक्स पर्सन, सबसे पहला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हमारा क्या आएगा, तो इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इज टैक्सेबल अंडर हेड्स ऑफ इनकम अंडर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में हम क्या 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 लेंगे, अगर हम सिर्फ इनकम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, तो वहां से हम उसकी सैलरी भी लेंगे, और अगर उसकी कोई पेंशन आ रही है तो पेंशन भी लेंगे, या फिर सैलरी नहीं आ रही सिर्फ पेंशन आ रहा है तो उसकी पेंशन इनकम को लेंगे, ठीक है। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी इंडिविजुअल की सैलरी इनकम भी है या बिजनेस इनकम है, ठीक है, साथ साथ में उसने उसके पास प्रॉपर्टीज हैं जिसको उसने लेट आउट किया हुआ है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी अगर है, हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है और वो कमर्शियल भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे जो उसको इनकम आ रहा है उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम अर्नड फ्रॉम रेंटिंग ए हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, हम इसको यहाँ पे एक बार चलो बताता हूँ। सरप्लस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट सच एज म्यूचुअल फंड,
शेयर्स, हाउस प्रॉपर्टी ईटीसी इज टैक्सेबल अंडर हेड्स ऑफ दिस, हेड्स ऑफ इनकम अंडर कैपिटल गेन। बेसिकली कैपिटल गेन क्या है, कोई भी हमारी एसेट्स, कोई भी कैपिटल एसेट्स, जिसे हम बोलते हैं एसेट्स का मतलब एसेट को भी कैटेगराइज किया गया है, बोला गया है कैपिटल एसेट, ठीक है। वैसी कोई भी एसेट्स जिसको हमने पैसे से खरीदा है या हमें इनहेरिटेंस मिला है, सपोज करो किसी ने हमें गिफ्ट दिया है या हमें हमने अपने पैसे से खरीदा है, ठीक है, या हमें इनहेरिटेंटली वो मिला है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको हमने एक्वायर किया और उसे जब सेल किया, ठीक है, तो उससे जो हमने प्रॉफिट कमाया, उससे जो हमने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर हमारा क्या लगता है, कैपिटल गेन लगता है। तो वहां पे हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे कि उस पर्सन का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना है, ठीक है। जैसे मैंने कोई शेयर खरीदा, अभी एक शेयर की प्राइस मान लो 20 रुपए में मैंने शेयर खरीदे, 1 लाख शेयर खरीदे और उसको 22 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 2 लाख रुपए का क्या कमाया, क्या कमाया, मैंने 20 रुपए पे 1 लाख शेयर खरीदे, ठीक है, और उसको 22 रुपए में बेच दिया, तो मैंने 2 रुपीज का गेन किया, और 2 रुपीज का गेन मैंने यानी कि टोटल 2 लाख रुपीज का मैंने गेन किया, प्रॉफिट किया। तो उस प्रॉफिट पे मेरा कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। और उस कैपिटल गेन को हम किसके अंदर कंप्यूट करते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स हो गया, या फिर मैंने अपना कोई घर खरीदा था, मेरे पास घर था, उसको मैंने आज की डेट में सेल आउट कर दिया, तो जिस रेट पे खरीदा था उससे प्लस जो कुछ एक्सपेंडिचर हम उसमें कंप्यूट करते हैं, प्लस जिस जब हम सेल करते हैं तो उसको जो डिफरेंस अमाउंट होता है उस पर क्या हम कंप्यूट करते हैं, अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमें फिर यहाँ पे ये भी कंप्यूट करना पड़ता है कि उस पर्सन की कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है यानी, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, profit earned by self individual businesses, freelancers, contractors, and income earned by the professionals like insurance agent, chartered accountant, doctors, lawyers, cost accountant, company secretary, who have their own practice, tuition teachers are taxable under this heads, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, जो भी हम बिजनेस कैरी कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, उसने जो भी इनकम अपनी अर्न की है, इनकम का मतलब अगेन प्रॉफिट, ठीक है, जो भी कोई प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट पे वो टैक्स देगा, ठीक है। तो हम उसकी सेपरेटली एक इनकम अर्न कैलकुलेट करेंगे जो कि कहलाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन में कौन आते हैं, तो प्रोफेशन में ऑल द प्रोफेशनल लाइक इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, ठीक है, डॉक्टर्स, लॉयर, फिल्म मेकर, ठीक है, फिल्म आर्टिस्ट, ठीक है, जो कि अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई ट्यूशन टीचर्स आर टैक्सेबल अंडर दिस प्रोफेशन हेड, ठीक है। और बिजनेस में अगर हम कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा जितनी भी इनकम, किसी भी तरह की कोई इनकम हम जनरेट कर रहे हैं इसके अलावा, जो कि इन 4 हेड्स में टैक्स नहीं होती है, इस 4 हेड में कंप्यूट नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे हमने कोई लॉटरी से विनिंग प्राइस जीती है, ठीक है, हमने कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी करी, हमने कोई रेस एक्टिविटी कराया है, ठीक है, कोई भी ऐसी इनकम, जैसे हमने कोई अभी जैसे कुछ भी हमने बिटकॉइन में की चीजें हैं, तो कोई भी ऐसी इनकम जो बेसिकली इन 4 हेड्स में नहीं आती है गवर्नमेंट्स के, ठीक है, उन हेड्स को इनकम को हम कहाँ टैक्स करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, या आपने किसी को लोन दे रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, ठीक है, आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, आपको लॉटरी से कोई इंटरेस्ट मिला है, लॉटरी मिली है, तो इस तरह के आपने कोई प्राइज मनी जीत ली है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें कहाँ टैक्स होती है, वो कहलाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब भी हम किसी की भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं तो इन पांचों हेड की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हमें देखना होता है कि हमारी टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम क्या बन रही है, ठीक है। कुछ जो टैक्स रेट है वो सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं, वहां पे हमारा ग्रॉस रेट, टैक्सेबल रेट नहीं लगता है, जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, ठीक है। तो वहां पे हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक हम जहाँ पे गैमलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज करो हम गैमलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा सीधा 30% के आसपास टैक्स लगता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हमें उस एक्ट के अंदर उस हेड में जो भी टैक्स है डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, बट बाकी की जो चीजें हम कंप्यूट करते हैं उसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स एक अलग रेट से है जिसको हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही चार्ज करते हैं। तो एवरी पर्सन की आप ये पांचों हेड्स में इनकम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इनका टैक्स लायबिलिटी उनसे निकालोगे, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेरी है सोर्स ऑफ इनकम में?
नो सर। हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी सोर्स ऑफ इनकम में? नो सर। नाउ, जैसे हमने बात की कि 5 हेड्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे नाउ कि व्हाट इज द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम आफ्टर टेकिंग आफ्टर टेकिंग into the accounts of income from all 5 heads, that is salary, जो कि भी डिस्कस किया हमने, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस और प्रोफेशंस एंड अदर इनकम, ठीक है, अदर सोर्सेज, आफ्टर कंसिडरेटिंग एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट, सेट ऑफ लॉसेस etc इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम अपने डिडक्शंस को एग्जेम्प्ट करेंगे, या फिर हमारे पास कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है, तो उसको हम लेस कर लेंगे, अपने डिडक्शंस को अप्लीकेबल करेंगे, कोई रिबेट अगर गवर्नमेंट ने दिया है उसको करेंगे, और फिर हम फाइनली अपना जो प्रीवियस ईयर्स का लॉस था जहां पे हमें कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर्स के लॉस को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। और जैसे अपना सेट ऑफ करते हैं उसके बाद जो हमारा इनकम निकल के आता है उस पे हम अपना क्या करते हैं, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि हमें इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कितनी पे करती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, मतलब ऑल 5 सेट्स की इनकम को कंप्यूट करो, आफ्टर डेट अप्लाई करो किसको, जो आपने इनकम कंप्यूट की है उसमें से अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है, उसे आप लेस कर लोगे। ठीक है, आफ्टर डेट आप डिडक्शंस को अप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी एटीसी से एटीयू के बीच में डिडक्शंस दी गई है चैप्टर 6 में और अदर में, उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, आफ्टर डेट अपने रिवेट को अप्लाई करोगे और अपने प्रीवियस ईयर्स के सेट ऑफ लॉसेस को सेट ऑफ करोगे। ठीक है, अगर आपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेट ऑफ किया है तो आप सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, नेट टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम पे आप अपना टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करोगे। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली अ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सीखेंगे, तो हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम सीखेंगे और क्लास में हम इसी तरह सीखेंगे। हम किसी एक पर्सन की जब हम रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, ठीक है, या रिटर्न्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हम उसकी ऑल 5 हेड्स की इनकम को देखेंगे कि ऑल 5 हेड्स में कितनी कितनी की इनकम कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसीव हो रही है, और उसको उसी हेड्स में रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट, टैक्स पेयर एंड टैक्स स्लैब। ठीक है, तो each of these taxpayer is taxed differently under the income tax laws, while the firms and Indian company have a fixed rate of tax calculated on their tax profit. ठीक है, on their tax profit, the individual HUF, AOP, and the BUI taxpayer are taxed based on the income slab they fall. People's incomes are grouped into the blocks called tax bracket or tax slab, and each tax slab has a different tax rate. ठीक है, rate at which income is charged to tax increases with the increase in income. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि यार टैक्स पेयर को, जो टैक्स पेयर को सीधा किसी भी मतलब जो इनकम टैक्स में एक रेट बोल दिया गया कि भाई 30% आपको टैक्स पे करना है, तो क्या उनको सारे इनकम पे 30% टैक्स पे करना है? ठीक है, या फिर सारे इंडिविजुअल या सारे कंपनी के लिए सेम है? ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट अलग डिफाइंड है, इंडिविजुअल एसयूएफ और बीयूआई के लिए अलग से डिफाइंड है, और कॉर्पोरेट के लिए अलग से टैक्सेशन टैक्स रेट डिफाइंड है। अब टैक्स रेट के लिए सबसे पॉइंट, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा टैक्स ब्रैकेट क्या है। हमारा एक ब्रैकेट है जिसे हम बोलते हैं टैक्स स्लैब। ठीक है, और उस ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका इनकम इस ब्रैकेट में फॉल करता है तो इस ब्रैकेट के लिए आपको इतना परसेंट देना है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में मूव हो जाओ, नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए आपको इतना परसेंट देना है, फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट में मूव हो जाओ, फिर उसके लिए आपको इतना परसेंटेज देना है। यानी कि ईच ब्रैकेट के लिए एक रेट डिफाइंड है, और उस रेट के अकॉर्डिंग ही अपना टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो सपोज दैट अगर मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपए की है, तो ऐसा नहीं है और 10 लाख के ऊपर सरकार ने बोला कि 10 लाख पे आपको 20% टैक्स देना है, तो क्या मुझे 2 लाख रुपए का टैक्स देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें सरकार ने, अगर हम न्यू टैक्स रिजिम में, तो सरकार ने बोला भाई अंडर 3 लैक्स तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। तो मेरे 3 लाख रुपए की टोटल 10 लाख में से 3 लाख रुपए की इनकम पे मुझे कितना टैक्स लगेगा? 0 रुपए का।
फिर सरकार ने बोला 3 लाख से 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना है। ठीक है, तो मैं अपना 3 लाख से 6 लाख रुपए पे यानी कि 3 लाख पे क्या करूंगा, 5% टैक्स कैलकुलेट करूंगा, वहां पे 15,000 टैक्स दूंगा। फिर सरकार ने बोला 6 लाख से 10 लाख या 12 लाख तक, 6 लाख से क्या है 12 लाख तक आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे मैं अपने क्या करूंगा, 4 लाख की इनकम पे 10% यानी कि 40,000 का टैक्स पे करूंगा। तो मैं यानी कि 10 लाख की इनकम पे कितना टैक्स पे कर रहा हूँ, सिर्फ 55,000 रुपये टैक्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। तो जो टैक्स स्लैब है, हमें अपने इनकम को, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, उसको हमें अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यानी कि टैक्स ब्रैकेट स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमें अपने टैक्स को चार्ज करना होता है और फिर उसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और हमारा टैक्स रेट जैसे जैसे हम अर्न करेंगे, हमारा इनकम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी टैक्स रेट भी इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, सर न्यू टैक्स रिजीम में सर टीडीएस रिफंड नहीं हो पाएगा सर? क्यों नहीं होगा? हो जाएगा ना, जिसमें उसमें डिडक्शन अलाउड नहीं ना है सर? डिडक्शन से क्या मतलब है? टीडीएस का मतलब है कि आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है, किसी ने टैक्स जो है आपकी इनकम से ज्यादा काट लिया, आपकी टैक्सेबल जो इनकम बनी उससे ज्यादा काट लिया। जी। ठीक है, तो रिफंड होता है। अच्छा सर। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, कंप्यूटेशन समझ लिया, टैक्स पेयर एंड टैक्स स्लैब समझ लिया कि भैया टैक्स स्लैब क्या होता है और टैक्स ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स रिजीम रिजीम की। अब जैसे ही भैया ये 2000 कब से चला रहा है, ये 2015-16 से चला रहा है। जैसे ही न्यू गवर्नमेंट ये मोदी जी की आई थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम नया स्कीम लेके आ रहे हैं। भैया बहुत दिन से आप एक पुराने सिस्टम में चले आ रहे हो, हम एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नया सिस्टम में क्या होगा कि हम आपको एक टैक्स रिजीम, टैक्स नया सिस्टम देंगे, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि भैया जो पहले आप डिडक्शंस क्लेम करते थे ना, वो डिडक्शंस क्लेम करना बंद कर दो। ठीक है, डिडक्शन जो क्लेम करते थे, हमने आपको डिडक्शंस की छूट दे रखी थी कि आप यहाँ सेविंग करो, यहाँ सेविंग करो, यहाँ पैसा डालो, यहाँ पैसा डालो। ठीक है, इन सब जगह पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको हम छूट देंगे इनकम टैक्स में। आपको अपनी जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करो उतने रुपए की इनकम ही से माइनस कर लेना। ठीक है, लिमिट के अकॉर्डिंग। बट नए रिजीम में उन्होंने एक नया स्कीम लेके आ गए, जिसको उन्होंने बोला कि न्यू स्कीम, जिसको हम बोलते हैं टैक्स रिजीम। तो टैक्स रिजीम दो हैं, एक है ओल्ड और एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो ईच ऑफ द दीज टैक्स पेयर इज टैक्स डिफरेंटली अंडर द इनकम टैक्स लॉ वाइल, सॉरी ये हमारा शायद दोबारा आ गया। तो टैक्स रिजीम दो तरीके की हैं। टैक्स रिजीम हमारा एक ओल्ड है और एक न्यू टैक्स रिजीम जिससे बोलते हैं, यानी कि न्यू स्कीम बोलते हैं। अब न्यू स्कीम को भी वो बार बार चेंज कर रहे हैं। पहले हमने जैसे ओल्ड टैक्स रेट थे, अब नए टैक्स में उन्होंने एक पहले नया टैक्स रिजीम में एक नया स्लैब दिया, फिर दूसरे साल चेंज किया, फिर तीसरे साल चेंज किया, तो अभी ये तीसरा वाला टैक्स रिजीम चल रहा है। ठीक है, तो अभी भी लेकिन जो रिटर्न्स फाइल होती है उसमें यू हैव एन ऑप्शन कि आप या तो अपने जो है टैक्स की लाइबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करके करो या न्यू टैक्स रिजीम को चूज करके। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं, मेरी तो सेविंग्स है, मेरी इनकम ज्यादा ऐसी है जिसमें से मैं अगर डिडक्शंस माइनस कर दूं, जो कि मेरी डिडक्शंस काफी ज्यादा है, ठीक है, तो मेरा टैक्स कम लगेगा, तो आप सरकार ने बोला ठीक है जी आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जाए। और आपको लगता है कि नहीं मेरी सेविंग्स ही नहीं है, मैं सेविंग नहीं करता हूँ, मैं तो जो आता है सैलरी उसको बस खर्च कर देता हूँ, मेरी और ना बस बैंक यहाँ पे बैंक में रख देता हूँ सेविंग के, तो वहां पे सरकार उसके लिए उनके लिए सरकार ने बोला कि भैया ठीक है कि आपके लिए हम न्यू टैक्स रिजीम लेके आते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम टैक्स देखते हैं कि जिनके इनकम 60 ईयर से नीचे थे, तो इनकम रेंज वहां पे जो स्लैब्स हैं वो स्लैब हैं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, ठीक है, अगर आपकी इनकम स्लैब स्लैब में जब आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे होगा, ठीक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि टैक्स रेट इस स्लैब के लिए 0 रुपीज किया गया। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट स्लैब कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब के लिए आप 5% टैक्स दोगे। ठीक है, फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए के स्लैब के लिए आप 20% का टैक्स दोगे, और अबव 10 लाख होगा तो आप 30% का टैक्स देना। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ ये बताइए कि आपको ये क्या करना है, अपनी टोटल इनकम देखनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो स्लैब्स है वो टैक्सेबल की स्लैब है, टैक्सेबल इनकम की स्लैब है। और टैक्सेबल इनकम क्या होता है? आफ्टर डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस एंड ऑल। ठीक है, तो जब हमारा टैक्सेबल इनकम होगा, अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से नीचे आएगी, ठीक है, तो हम कोई टैक्स नहीं पे करने वाले गवर्नमेंट को। टैक्सेबल इनकम अगर हमारी
2.5 लाख से 5 लाख आती है तो 5% हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन वहां भी अगर हम 5 लाख से नीचे रह जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट हमें रिबेट दे देती है अंडर 87A का, ठीक है, तब भी हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वहां हमें सरकार बोलती है कि आपकी इनकम पे हम 20% लगाएंगे, यानी कि इस वाले ब्रैकेट के लिए हम कितना लगाएंगे, 20 लाख लगाएंगे। तो मेरी इनकम अगर टोटल 8 लाख रुपीज है, 8 लाख रुपीज है, तो मेरी कितनी टैक्स बनेगी बताओ? 8 लाख रुपए में बनेगी सर 12,500। सर और 20%। 3 लाख का 20% और प्लस सिर्फ 4% सर। सेस हम बाद में बात करते हैं, हम पहले सिर्फ अच्छा। टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो 8 लाख की इनकम पे मुझे 5 लाख तक तो मुझे कितना देना है, बारह साढ़े हजार बारह पाँच सौ देना ही हजार देना है, और ठीक है। 3 दूना 6, 60,000, 72,000, प्लस 500। बाकी के 3 लाख के लिए कितना देना है, 20%, 60,000। ठीक है, तो 60 हजार देने हैं सॉरी 60 हजार प्लस 12,500, यानी कि बहत्तर टोटल हजार मुझे पाँच सौ टैक्स के रूप में 72,500 देना ही देना है, प्लस मुझे एजुकेशन से हायर एजुकेशन से देना पड़ेगा, ठीक है, वो एक अलग है, 4% का लगता है। अब अगर मेरी इनकम 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख फिर यानी कि मैं तीसरे वाले स्लैब में भी आ जाऊंगा। तो यहां तक मुझे इस वाले स्लैब के लिए 12,500 देना पड़ेगा, इस वाले स्लैब के लिए मुझे 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख पे, और बाकी के 5 लाख रुपए पे मुझे कितना देना पड़ेगा, पांच 5 लाख का 30%। 15, 1.5 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख। 2.5 लाख प्लस 12,000, यानी कि 2,62,500 का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, टोटल इनकम नहीं देखनी, टैक्सेबल इनकम देखनी है। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन एग्जेम्पशन ईटीसी इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो आप टैक्सेबल इनकम पे जाओगे, आप ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं जाओगे, ठीक है। कोई क्वेरी इसके अंदर? ओके सर, नो नो सर। चलो नाउ, टैक्स रिज्यूम सर एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं सर, जैसे इस बार हम नहीं, ओल्ड में लिए हैं। एक बार ऑप्ट कर लिया तो नहीं चेंज कर सकते, ऐसे नहीं, एवरी ईयर नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो चेंज कर लिया सो कर लिया सर। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ गए तो अगले 5 इयर्स के लिए चेंज नहीं कर सकते। और फिर 5 इयर्स के बाद हमको न्यू टैक्स और टैक्स में जाना होगा सर। जा सकते हैं आप, जो है ऑप्शन उसमें आप जा सकते हो, जी। उस समय जा सकते हो आप, ओके सर। ठीक है। और न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो एक फॉर्म फाइल करना होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा न्यू टैक्स रिजीम में कैसे हम ऑप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, अभी जो करंट ईयर में, ये तो बात पीछे से हमने देखा कि अगर आप ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हो, यहाँ पे आपके पास डिडक्शन वगैरह सब अलाउड है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब वो न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब्स है 23-24 के, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के, वहां पे आपकी यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 3 लाख से नीचे रहती है तो कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख के लिए 5% का टैक्स है। 6 लाख टू 9 लाख के टैक्स ब्रैकेट के लिए 10% है। 9 लाख टू 12 लाख के टैक्स ब्रैकेट के लिए 15% है। 12 लाख टू 15 लाख के लिए 20% है। और इनकम अबव 12 लाख टू 15 लाख के 20% और इनकम अबव 15 लाख आपका 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 13 लाख है, टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कितनी है 13 लाख, तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ यानी कि इस स्लैब तक आप टैक्स को लेके जाओगे अपने, यानी कि यहाँ पे आपको 3 लाख पे 5% कितना हो गया, 15,000। 6 लाख पे 6 लाख से 9 लाख रुपए यानी कि 3 लाख पे 10% आपका 30,000, ठीक है। तो 30,000 प्लस 9 लाख से 12%, 12 लाख पे 15%, तो 3 लाख का 15% कितना हो गया, 45,000। तो 45,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 75,000। प्लस यहाँ पे हमारा कितना था, 15,000 का, यानी कि 90,000 का टैक्स तो मुझे यहाँ तक पे करना है, ठीक है। 12 लाख तक मुझे 90,000 का टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद बाकी के 1 लाख पे मैं 20% का टैक्स पे करूंगा, यानी कि 20,000 का। यानी कि टोटल इनकम मेरी अगर 13 लाख की है, तो एज पर द न्यू स्लैब न्यू टैक्स रिजीम मुझे कितना पे करना पड़ेगा बताओ? अभी हमने इसको कैलकुलेट किया ना, 95 प्लस 90 प्लस 20, 1,10,000 रुपए का, ठीक है। तो जो भी है आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे अपनी टैक्सेबल इनकम को अंडर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है हमारे पास, ठीक है। पहली चीज तो एक रिबेट का प्रोविजन बनाया गया है कि अप टू 7.5 लाख आपको, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है 7.5 लाख तक, तो आपको कोई टैक्स ही नहीं देना, ठीक है। ये टैक्स उनके लिए, अब उन लोग कहेंगे कि सर मेरी इनकम 8 लाख रुपए की है टैक्सेबल इनकम, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा, आपको ये वाला भी टैक्स देना पड़ेगा और यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से नीचे रह जाती है
तो आपको फिर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, वहां पे एक रिबेट मिलता है अंडर 87 का ए का, वो रिबेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर मुझे ना एक बात पूछनी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 lakhs का इनकम का एग्जांपल दिया, राइट? हम्म। तो उसमें से जो आपने 3 लाख डिडक्ट किया है, वो आपने जो ये अप टू रुपीज 3 लाख है, ये वाला डिडक्ट किया है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स नहीं देना, ऐसा अगर आपके कुछ? टोटल 10 लाख है, ठीक है, हम्म। हम्म। तो यानी कि आप यहाँ तक के स्लैब में कवर हो रहे हो, हाँ जी। ठीक है। तो राइट। पहले 3 लाख में तो कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। हम्म। फिर बाकी के, फिर नेक्स्ट 3 लाख का स्लैब है, 3 लाख अच्छा, टू। जो आपने बोला कि पहले 3 लाख, मतलब कि 10 लाख में से 3 लाख तो हम निकाल ही देंगे, बिल्कुल ऐसा? निकाल दें, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करोगे 3 to 6 पे जाओगे, ठीक है। हम्म। हम्म। फिर वहां पे आपको कितना देना है, 15,000, 5%। ठीक है। तो वहां पे आपका 15,000 का टैक्स बनेगा, हाँ। हाँ। ठीक है। फिर हम्म। आप नेक्स्ट अपने 6 to 9 पे जाओगे, ठीक है। हम्म। तो हम्म। यहाँ पे अपने 15,000 यहाँ लिख लोगे, 15,000 का टैक्स बना, ठीक है। हम्म। हम्म। यहाँ पे कितना बना, तो यहाँ बना हम्म। मेरा 15,000 रुपये, ठीक है। हाँ जी, हाँ यहाँ पे जी, मेरा 15,000 बना, ठीक है। हाँ जी। फिर यहाँ पे मेरा से 6 लाख से 9 लाख पे कितना बनेगा, 10% है, ठीक है। तो कितनी की इनकम है, 3 लाख की इनकम है, 3 लाख पे 10% कितना हो गया, टोटल मेरा 30,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैं कितना टैक्स दूंगा, 30,000 रुपये का, ठीक है। और फिर बाकी की 1 लाख रुपए की इनकम बचेगी। आपने ये 30,000 किस पे कैलकुलेट किया है, कौन से वाले अमाउंट पे? इस अमाउंट में ना 6 लाख माइनस 9 लाख, यानी कि 3 लाख की इनकम है। अच्छा, और जो आपने ये ऊपर 15,000 रुपए जो ये 5% कैलकुलेट करा है, वो भी 3 लाख पे करा है? हाँ जी बेबी, 3 लाख पे, क्योंकि तीन ठीक लाख है। से 6 लाख का स्लैब है ना, ओके। ठीक है, ठीक ठीक है। है। सर अब मेरी, एक्चुअली मैं आपसे बेसिक क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, मुझे कुछ ठीक आइडिया है। नहीं है। अब 9 लाख से 10 लाख रुपए की जो टैक्स इनकम बची, मेरी हम्म। टोटल 10 लाख की इनकम थी, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब दस हम्म। लाख में से मेरे 9 लाख तक तो इतना टैक्स लगा, ठीक हाँ। है। हाँ। प्लस जो 1 लाख रुपए पे मुझे कितना पे करना है, 15%, ठीक हम्म। है। तो यहाँ मैं 15,000 रुपए का टैक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ठीक है। तो मेरे को कितना टैक्स पे करना है 10 लाख की इनकम पे, टोटल 15। 60,000 रुपये, 80,000। 60,000। ठीक है। यानी कि मेरे अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 10 लाख की है, तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 60,000, 60,000। हाँ जी। ठीक है। या। और किसी को कोई क्वेरी है? सर पोर्टल में सर दिखता होगा सर कि ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स फाइलिंग किया हुआ है या न्यू टैक्स रिजिम से। पोर्टल में का रिटर्न फॉर्म के अंदर दिखेगा। जी फॉर्म के अंदर दिखता होगा, जैसे मैं बिल्कुल। अपना फाइलिंग किसी और से हाँ, करवाया हूँ। बिल्कुल फॉर्म में आप जाके सेलेक्ट देखो कौन सा टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर रखा है, अच्छा, ओके सर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब जब हम बात करते हैं ओल्ड की और न्यू की, तो गवर्नमेंट जब कुछ भी नया देती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ चीजें कहती है कि भैया ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे तो, ठीक है। हम आपको कुछ बेनिफिट्स है जो नहीं देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो सारे लोग यही करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि यार यहाँ तो 2.5 लाख पे, यहाँ पे तो 2.5 लाख तक चलो छूट दे रखी है, वहाँ 3 लाख का छूट दे रखा है, यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है, चलो वो भी ठीक है। यहाँ 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को तो बहुत कम लग रहा है। अगर आप ओल्ड टैक्स पे 10 लाख कैलकुलेट करोगे, ओल्ड टैक्स रिजीम पे अगर आप 10 लाख का टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर 15,000 रुपये यहाँ लगेंगे, सॉरी 12,500 यहाँ लगेंगे, प्लस 10 लाख तक पे 1 लाख रुपए यहाँ लग जाएगा। तो 1,12,500 का टैक्स आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड में कितना आएगा बताओ? ओल्ड में सर हमको एग्जेम्पशन और रिबेट मैंने भी तो मिल मैंने पाएगा मैं ना ये सर, सोच के न्यू चल रहा में हूँ कि तो। ओल्ड में, मैं ये सोच के चल रहा हूँ ओल्ड में मेरा कितना है जी, तो सारा एग्जामेशन लेने के बाद मेरा 10 लाख बचता है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 10 लाख का टैक्स बचता है, मतलब 10 लाख की इनकम बचती है, तो 12,500 यहाँ लग जाएगा, जी। और 1 लाख की टैक्सेबल यहाँ लग जाएगी, ठीक है, ओल्ड जी में, सर। ठीक है। तो मेरे पास 1,12,500 का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ मेरी कुछ भी सेविंग्स नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी सेव नहीं करता हूँ, मेरे कोई भी डिडक्शंस नहीं है, कोई भी एग्जामेशन नहीं है, विदाउट नेट सेविंग के सैलरी लिए तो आती है, सर न्यू टैक्स रिजिम बेटर हाँ है नेट सर। सैलरी आती है मेरी कितनी, हर महीने 80 82 हज़ार रुपए की सैलरी आती है, और टोटल 10 लाख का मेरा सैलरी बनता है, मैं कोई सेविंग में बिलीव नहीं करता, मैं कुछ भी सेव नहीं करता। तो वहां पे जब ओल्ड टैक्स में जाएगा तो उसे 1,12,500 पे करना पड़ेगा।
लेकिन वही बंदा अगर न्यू टैक्स में जाएगा तो कितना पे करना पड़ेगा उसे? ओनली 60,000। 60,000। ठीक है। विदाउट सेविंग के लिए सर न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर है सर, हाँ, बेस्ट। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में उसके पास सेविंग्स है, उसने सपोज करो वो LIC में इन्वेस्ट करता है, उसके पास 1.5 लाख रुपए का LIC का ऑप्शन है, ठीक है, वो मेडिकल इंश्योरेंस भी पे करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी खर्च करता है, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, और भी सारी सेविंग्स इसमें उसने 2 से 2.5 लाख रुपए सेव कर रखा है, तो उसके 2.5 लाख रुपए तो माइनस हो गए, प्लस उसको हाउस रेंट का अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है, काफी सारी चीजें मिलती हैं, अगर वो इसको कंपनी उसको HRA भी दे रही है, मेडिकल अलाउंस भी दे रही है, तो सारा कुछ बनने के बाद ना, घटने के बाद उसकी इनकम ही रह जाती है 6 लाख रुपए की। 10 लाख कमाया था उसने, लेकिन डिडक्शंस लेने के बाद उसकी इनकम कितनी रह गई? 6 लाख रुपीज। तो फिर उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत कम देना पड़ेगा। 12,500 और 10 मतलब 1,20,000, 32,500 सर। ठीक है, तो वहां पे उसके लिए ओल्ड टैक्स बेनिफिट करता है। ठीक है, तो सेविंग्स एंड डिडक्शंस हैं तो ओल्ड टैक्स आपके लिए बेटर है, सेविंग डिडक्शंस नहीं है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट एक कहती है एक कि चीज। जब हम न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो कुछ चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी जो कि ओल्ड टैक्स में थी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस लाइक deductions and exemptions are not allowed if taxpayer opt for the new tax regime। ठीक है, तो जो डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। यानी कि मैं अगर टोटल मेरी इनकम 10 लाख रुपए की है और मैंने LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज करो 1 लाख की पे करता हूँ और बच्चे की ट्यूशन फीस भी पे करता हूँ, वो मिला के मेरा 1,70,000 बनता है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को ओल्ड टैक्स में जहां 1,50,000 का बेनिफिट मिल रहा था ATC में, वो बेनिफिट मुझे न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मेरी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 8,50,000 होगी, 8,50,000 पे मेरे को चार्ज किया जाएगा, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है वहां पे मेरे को 10 लाख के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, हाउएवर the exemptions and deductions are available under new regime are, कुछ exemptions and deductions हैं जो कि आपको न्यू regime में भी मिलेंगे। वो हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, जो डिसेबल्ड एबल्ड पर्सन हैं उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर कंपनीज दे रही हैं तो वो डिडक्शंस वो क्लेम कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस रिसीव टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कंपनी कंपनी कन्वेंस अलाउंस दे रही है, ठीक है, अपने कन्वेंस को मीट करने के लिए, तो वो आपका अलाउड है अंडर न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर। अगर आप कंपनीज ने आपको पेमेंट की है सैलरी के रूप में, मतलब पेमेंट की है जिसको आपने रिम्बर्समेंट क्लेम किया है, किसके लिए? आप कंपनीज के टूर पे चले गए या कंपनी की मीटिंग पे गए, किसी भी जगह गए, वहां यहाँ पे अपने ट्रैवल से पे अपने पैसे खर्च किए हैं, या आपकी की एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके ट्रांसफर पे जो पैसे खर्च किए हैं उसके लिए कंपनी ने कुछ रिम्बर्स किया है, तो वो हमारा डिडक्शन होता है। वो हमारा इनकम तो है बट हमने उसके लिए चूंकि खर्च किया है तो हमारा डिडक्शन में अलाउड होता है। Daily allowance received to meet the ordinary regular charges or expenditure to incur on account of absence from his regular place duty। तो अगर आपको कंपनी डेली अलाउंस दे रही है तो भी अलाउड होगा। तो बेसिकली ओल्ड स्कीम में काफी सारे अलाउंसेस थे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, बड़े सारे तरीके के अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स हैं जो ओल्ड स्कीम्स में मिलते थे। वो अगर आप न्यू रेजिम में ऑप्ट करोगे तो हम उसमें बोलागे कि आपको वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको तो जो इनकम आ रही है उसमें से अगर ये जो 4 5 इनकम है इसको आप हटा लो, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पूरा हम स्लैब पे ही चार्ज करेंगे, आपको कोई डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस स्लैब में फायदा होता है। अगर ओल्ड स्लैब में सपोज करो मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ की है, लेकिन मेरा जो रेंटल है वो 40,000 रुपए पर मंथ का है, ठीक है, तो मुझे HRA का एग्जम्पशन मिलता है ओल्ड स्लैब में। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं स्कीम किसको ऑप्ट करूं, अपनी प्रीवियस स्कीम से ऑप्ट करूं, ओल्ड स्कीम ऑप्ट करूं, वहां पे मेरा इनकम सीधा रिड्यूस हो जाएगा। मैं साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, सेविंग्स भी करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स में जाना पड़ेगा, मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम पर्सन से पूछेंगे कि आपकी सेविंग्स क्या है, ATC के डिडक्शंस देखेंगे हम, ठीक है, हम उसके चैप्टर 6A की डिडक्शंस देखेंगे, ठीक है, साथ साथ में अंडर सेक्शन जो अलाउंसेज अंडर सेक्शन 10 दिए जाते हैं उसकी डिडक्शंस को देखेंगे। अगर वो
बेनिफिट करता है तो हम ओल्ड टैक्स को चूज करेंगे, अदरवाइज हम न्यू टैक्स को चूज करेंगे। ठीक है। सर डिपार्टमेंट के द्वारा अगर टीडीएस या फॉर्म 16 दिया जाता है सर, तो हम्म। उसमें भी सर रिजिम के अनुसार दिया जाता है कि उसमें रिजिम से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या दिया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप जब आईटीआर फाइल करने जाओगे उस समय आपने चूज किया गया उससे मतलब है। उसमें ओल्ड और न्यू से कोई मतलब नहीं, हमें जो करना है उससे मतलब है। आप तो रिटर्न उन्होंने आपसे पूछा, उसमें आपने डिक्लेयर किया कि भाई मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करूंगा, उन्होंने आपका टैक्स कम काटा सपोज करो। ठीक है। जी और ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज्यादा बन रहा था, आपकी कुछ जी अदर इनकम भी आ गई। ठीक है। जी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बन रहा है अब आज की डेट में, तो या फिर आपको लगता है कि नहीं, उस समय जो मैंने दिया था स्कीम वो सैलरी सैलरी का दिया था, मेरी कुछ अदर इनकम भी जनरेट हुई है मार्च के मंथ में या फरवरी के मंथ में, जिसके और कुछ मैंने सेविंग्स भी कर ली है। ठीक है। तो उससे मेरे को जी। ओल्ड टैक्स में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो यू विल गो टू द ओल्ड टैक्स स्कीम। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके। अब exception to income tax slab, one must bear in mind that not all income can be taxed on slab basis। जो मैंने आपको बताया था ना कि आप जब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करेंगे, जहां पे हम सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वहां पे सारे जो इनकम है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं चलते। कुछ इनकम्स को, हेड्स ऑफ इनकम को अदर देन स्लैब के अकॉर्डिंग भी चलाया जाता है, यानी कि वहां पे स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वन मस्ट बियर इन द माइंड दैट नॉट ऑल द इनकम कैन बी टैक्स ऑन स्लैब बेसिस। कैपिटल गेन इनकम इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ठीक है। सबसे पहला तो इनकम कौन सा है, तुम्हारा कैपिटल गेन है। ठीक है। तो कैपिटल गेन की जो इनकम है ना, वो हमें देखनी होती है कि हमारी लॉन्ग टर्म इनकम है या शॉर्ट टर्म इनकम है। तो कैपिटल गेन इनकम इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। कैपिटल गेन आर टैक्स डिपेंडिंग ऑन द एसेट यू owned and how long you have had it. The holding period would determine if asset is a long term or a short term. तो टाइप ऑफ एसेट्स और उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स डिपेंड करेगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है या लॉन्ग टर्म टैक्स देना है। ठीक है। द होल्डिंग पीरियड टू डिटरमाइन नेचर ऑफ एसेट इज ऑल्सो डिफर फॉर डिफरेंट एसेट्स। ठीक है। तो सारे एसेट्स के लिए आप जो होल्डिंग पीरियड है उसको नहीं कह सकते कि भाई 1 साल से ऊपर है तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, इस एसेट में 2 साल से ऊपर है तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, या 1 साल से नीचे है तो शॉर्ट टर्म हो गया। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड डिफरेंट एसेट्स के लिए डिफरेंट तरीके से बोला गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हमें फॉर्म कौन सा फाइल करना है। मैं यही नहीं पता कर पा रहा हूँ कि मेरे को फॉर्म कौन सा फाइल करना है, मेरे लिए सरकार ने कौन सा फॉर्म दिया है अपने रिटर्न्स को कंप्यूट करने के लिए। अब यहां तक आपकी कोई क्वेरी है? नो सर। लो सर, एक क्वेरी ये है सर हम्म। कि जैसे मान लीजिए कि हमारा इंडिविजुअल इनकम 10 लाख रुपया है हम्म। और एचयूएफ का जो इनकम आता है सर, तो दोनों मेरा ऐड हो जाएगा सर, उसमें कैसे हो पाएगा सर? अभी मैंने बताया ना, एचयूएफ सेपरेट एंटिटी है, एचयूएफ का टैक्स सेपरेटली चार्ज होगा। एचयूएफ से जो इनकम आपको रिसीव हुई है वो टैक्स फ्री होगी, वो उसको टैक्स अपनी फ्री इनकम होगी? में आप कंप्यूट करते हो, और लेकिन वो एग्जेम्पशन में चली जाती है कि वो एग्जेम्प्टेड इनकम। अच्छा सर, तो उसके लिए सर अलग से फिर पैन कार्ड बनेगा सर एचयूएफ के लिए? एचयूएफ का बिल्कुल, एचयूएफ का एक डीड बनता है और एचयूएफ का एक पैन कार्ड बनता है। और जो उसमें पैसे तो है वो केवल एचयूएफ, ब्रदर। और जो पैसे है वो एचयूएफ के अकाउंट में आने चाहिए। अच्छा, उसका अकाउंट भी अलग है सर? बिल्कुल ओके। अकाउंट खुलेगा। तो उस अकाउंट से तो हम विड्रॉ करेंगे ना सर? बिल्कुल आप करो ना विड्रॉ, लेकिन जो टैक्स, जो इनकम कंप्यूट करोगे वो एचयूएफ की इनकम कंप्यूट करोगे। और जब इनका एचयूएफ की इनकम कंप्यूट करने के बाद अगर उसकी कोई टैक्स बनता है तो टैक्स पे करके आप उसका रिटर्न फाइल करोगे। अगर कोई इनकम नहीं बनता तो भी आप रिटर्न तो फाइल करोगे ही करोगे, लेकिन उस जी। इनकम को जो भी बंदों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको वो इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। और किसी को कोई सर क्वेरी मुझे है? एक चीज पूछ हाँ पूछिए। जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि जो यहाँ पे लिखा है कैपिटल गेन्स हम्म। इनकम, हम्म। राइट? तो आपने बोला है कि यहाँ पे ये इस पे डिपेंड करता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम्म। शॉर्ट टर्म इन द सेंस इट कैन बी फॉर 6 मंथ्स। नहीं नहीं, 1 ईयर। 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर का टाइम होता है? मिनिमम 1 ईयर का अच्छा। टाइम है, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी डिसाइड होता है एसेट्स के ऊपर में। ठीक है। कि आपका एसेट टाइप क्या है, सपोज करो प्रॉपर्टी है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। प्रॉपर्टी के अलग डिफाइंड है कि प्रॉपर्टी के केस में हम शॉर्ट टर्म कब बोलेंगे और लॉन्ग टर्म कब बोलेंगे। ठीक है। हम्म। अगर शेयर्स हैं, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी अलग से डिफाइंड है कि शेयर्स में इक्विटी है, किस तरह का शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं। ठीक है।
तो जो आपके एसेट्स टाइप है ना उसको पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे उस एसेट टाइप के लिए क्या हमारा शॉर्ट टर्म के लिए क्या होल्डिंग पीरियड डिफाइंड है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्डिंग पीरियड डिफाइंड है। होल्डिंग पीरियड मतलब जिस डेट को खरीदा है और जिस डेट को सेल किया है, वो डेट हम अच्छा देखेंगे कि हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है। अच्छा जी। तो जो होल्डिंग पीरियड है उसके हिसाब से परसेंटेज लगता है टैक्स उसके का। हिसाब से पहले ये डिफाइंड होगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ठीक है। और अगर वो शॉर्ट टर्म होगा तो उसके रेट्स अलग हैं और लॉन्ग टर्म है तो रेट्स उसके अलग है। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेरी यहाँ तक, पिछले स्लाइड्स तक नो सर। कोई क्वेरी नहीं है? चलो नेक्स्ट बात। अब हम बात करते हैं, हमने सारी अपनी कंप्यूटेशंस कंप्लीट कर ली, अब हम अपनी कंप्यूटेशन की रिटर्न्स को फाइल करेंगे। ठीक है, हमें अपनी रिटर्न्स की फाइल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म्स कौन से, हमें कौन सा रिटर्न्स फाइल करना चाहिए और कौन सा फॉर्म किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 1 फॉर्म की, इनकम टैक्स रिटर्न 1। ठीक है, अब इनकम टैक्स रिटर्न 1 जो है वो किसको फाइल करना है, वो कौन फाइल कर सकता है और किसके लिए है। तो इंडिविजुअल्स, सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स के लिए, और किसके लिए, रेजिडेंट, इंडिविजुअल रेजिडेंट हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लेस देन ₹5,000। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर की इनकम भी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5,000 होनी चाहिए, विद अ टोटल इनकम, विद अ टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 50 लैक्स, यानी कि टोटल इनकम अप टू 50 लैक्स। सब यानी कि जो ITR 1 है उसकी लिमिट्स क्या है, सबसे पहले कि आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में कौन सी इनकम, सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल होने चाहिए और इंडिविजुअल के साथ आप रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। अब आपकी टोटल इनकम में हम क्या क्या लेंगे, ओनली इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप मेरी 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो मैं ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैंने कोई इंटरेस्ट कमाया है, कोई गैमलिंग एक्टिविटी की है, कोई लॉटरी जीता है, उससे कोई इनकम आ रही है, प्लस मेरी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 से नीचे है। इन चार को ही मैं कंसिडर करूंगा अंडर, यानी कि 4 हेड्स को लूंगा। ठीक है, उसी में उसी इनकम में अगर मैं आ रहा हूं तो मेरे को ITR 1 फाइल करने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इन चारों हेड्स की इनकम को अगर आप कंप्यूट करोगे और फिर मेरे पास टोटल इनकम कितनी बन के आती है, 50 लाख से ऊपर बन के आती है, तो फिर मेरे को ITR 1 फाइल नहीं करना है, फिर मेरे को ITR नेक्स्ट फाइल करना है। वो कौन सा फाइल करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को ITR 1 नहीं फाइल करूंगा, फिर मैं अपनी ITR 2 को फाइल करता हूँ। ठीक है, अब ITR 2 सर किसके लेस लिए, देन 5,000 एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है सर? एग्रीकल्चर से इनकम, आपने कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है और उससे अगर आपको कोई इनकम आया है तो उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। नहीं मतलब 5,000 के नीचे है हाँ, उसमें भी? आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे, अगर आपकी मान लो एग्रीकल्चर इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, तो फिर आप ITR 1 फाइल नहीं करोगे। सर ठीक है, फिर सर आपको जो ये IT ITR होता है ये फॉर्म 16 से रिलेटेड होता है। फॉर्म 16 बेसिकली सैलरी को दी जाती है, सैलरी पर्सन को दी जाता है। ठीक है, फॉर्म अच्छा 16 बेसिकली हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है कि हमने टोटल सैलरी कितनी दी है इनको, और इस सैलरी पे क्या क्या डिडक्शंस इन्होंने क्लेम किया है, और इस पे कितना टैक्स बना है और हमने कितना टैक्स काटा है। ठीक है, तो अच्छा फॉर्म ठीक। 16 जो जनरेट होता है वो TDS के थ्रू जनरेट होता है। ठीक अच्छा है, जी। अच्छा सर ITR जैसे जरूरी नहीं कि है, ITR जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 से फाइल हो। सपोज करो मेरी कंपनी मुझे फॉर्म 16 देती ही नहीं है, मैं हर महीने हम्म 50,000 रुपीज का सैलरी अर्न करता हूँ और मेरी कंपनी हम्म फॉर्म 16 नहीं देती है, क्योंकि मेरी कंपनी के पास TDS का लॉगिन ID पासवर्ड ही नहीं है, उन्होंने TDS में रजिस्टर ही नहीं कराया, उनकी छोटी फॉर्म है, 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है। ठीक है, समझ गए, तो मेरी ओके। सैलरी पे बताओ TDS डिडक्ट करती है ना, टैक्स काटती है, तो वो चाहे तो मुझे फॉर्म 16 नहीं देगी। ठीक है, तो फॉर्म 16 जरूरी नहीं है कि ITR 1 जो है वो फॉर्म 16 के थ्रू ही फाइल हो, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं भी है तो भी आप ITR फाइल करोगे अपनी कंप्यूटेशन बेसिस पे। अच्छा जी, तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी है सपोज 4 लाख रुपीज, फॉर एग्जांपल एनुअली, राइट। तो एनुअली, ठीक है। और हाँ जी, मतलब चार चार 40,000
₹35,000 ठीक पर मंथ उसको सैलरी मिलती है, ठीक ठीक है। है। उसमें से उसका पीएफ कटता है, तो उसको फॉर्म 16 मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे? फॉर्म 16 मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा कंपनी पे। कंपनी। अच्छा। ठीक है। फॉर्म 16 वो कंपनी, मैंने बोला ना मेरी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है। ठीक हम्म। है, तो मैं हम्म। टीडीएस की लाइबिलिटी मेरे पे नहीं आती, मैं टीडीएस की लाइबिलिटी किसी की टीडीएस नहीं काटता। ठीक है, हम्म। हम्म। समझ गए। तो उस केस में जब मेरे कंपनी अगर पास, टीडीएस काटेगा तभी अगर फॉर्म मेरे पास 16 टैन में नंबर फिलअप है होगा। ही नहीं, अगर मेरे पास टैन नंबर है ही नहीं, तो मैं कैसे जनरेट करूंगा फॉर्म अच्छा, 16? मतलब कि फॉर्म 16 के लिए एम्प्लॉयर के पास टैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर होना टैन चाहिए। टैन टेन TAN, टेन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, टैन ठीक नंबर होना चाहिए। ठीक है। है। अच्छा जी। अगर जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या 50, किसी की सैलरी अगर टैक्सेबल इनकम से नीचे है, टीडीएस नहीं कटता उसका, तो उसको फॉर्म 16 दे सकते नहीं दे सकते? ठीक है, आप सर उसको फॉर्म 16 दे सकते हो, बट वो फॉर्म 16 मैनुअली जनरेटेड होगा, सिस्टम जनरेटेड नहीं होगा, क्योंकि मैनुअली फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए आपको कम से कम उसको 1 रुपए का भी टैक्स पे कराना पड़ेगा, भले उसका टैक्स बनता हो या नहीं बनता हो। मेरी कंपनी में मुझे सपोज करो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट रखता हूँ, मेरे पास टैन नंबर है, लेकिन आपकी हम्म। सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ की है। अब कब कहोगे सर नए स्लैब के अकॉर्डिंग तो मेरा टैक्स बनेगा ही नहीं नए रिजीम में, क्योंकि नए रिजीम में तो 7.5 लाख तक का टैक्स खत्म है, नहीं लगता 7.5 लाख तक की इनकम पे, तो हाँ मेरे को जी। तो टैक्स लगेगा नहीं। तो मैं जब टैक्स नहीं लगेगा तो मेरा टीडीएस क्यों काटोगे आप? ठीक है, मेरा हाँ जी। टीडीएस आप क्यों काटोगे? क्योंकि जो टैक्स लगता है तभी टीडीएस कटता है। ठीक है, तो अच्छा। मेरा जब टैक्स आप काट ही नहीं रहे हो या टीडीएस के रूप हम्म। में जमा ही नहीं कराओगे, काटोगे, तो मेरे को आप फॉर्म 16 कैसे दोगे? तो रिटर्न कैसे फाइल होगी? तो वहां पे मैं अगर चाहूं तो आपकी इनकम को कंप्यूट कर लूंगा, कोई बात नहीं, एज पर द फॉर्म 16 में जो है इनकम, उसके अकॉर्डिंग मैं हम्म। कंप्यूट कर दूंगा। लेकिन मुझे फॉर्म 16 आपको अगर जनरेट करना है टीडीएस के पोर्टल से, तो मुझे एटलीस्ट 1 रुपए का टीडीएस आपके लिए पे कराना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा। टीडीएस मुझे पे करना पड़ेगा, जिसको चाहो तो आप, रिफंड तो मिलेगा नहीं, 10 रुपए से नीचे का होता है रिफंड नहीं मिलेगा, आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो उसी से सेटल हो जाएगा। अच्छा जी, लेकिन ठीक उस है केस सर। में आपको टीडीएस, उस केस में आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। अच्छा जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हाँ आईटीआर 1 किसे फाइल करना है वो समझ गए। आईटीआर 1 सबसे पहली कंडीशन है आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है इनकम सिर्फ इन 3 हेड्स प्लस एग्रीकल्चर इनकम के अलावा नहीं होनी चाहिए। हेड में भी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी आ रही है वो सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दो अगर आ रही है तो नहीं कर सकते आईटीआर 1। ठीक है, और तीसरा अदर सोर्सेस हो प्लस एग्रीकल्चर हो, यानी कि अगर आप बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास आईटीआर 1 नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे भी है, लेकिन आपने कैपिटल गेन है, आपने शेयर परचेज का काम किया है, सेल किया है, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, तो भी उस केस में फिर आपको आईटीआर 1 नहीं फाइल करेगा, करना है आईटीआर 2 फाइल करना है। ठीक है, तो आईटीआर 2 किसके लिए है? इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए है। तो एचयूएफ कौन सा फाइल करेगा? आईटीआर 2। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो बिजनेस कैरी नहीं कर रहा है, जो कि बिजनेस कैरी नहीं कर रहा है, उसकी इनकम सैलरी से आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, अदर सोर्सेज से आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम से आ रही है, या कैपिटल गेन से आ रही है। ठीक है, इन दैट केस वो अपना कौन सा आईटीआर फाइल करेगा? आईटीआर 2 फाइल करेगा। तो अगर कैपिटल गेन एग्रीकल्चर आते से ही हमारी आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चर से अगर हमारी इनकम अगर 2 लाख रुपए का है तो हम तो ITR 2 फिर फाइल कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। 2 लाख और क्या, अगर पांच सर हजार एक रुपए हो गया तो भी फाइल करना पड़ेगा। अगर सर मेरी जैसे इस FY में सर हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी है, हम्म। तो अगले साल हो सकता है कि मेरी 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम्म। उसको मैं अगले साल फॉर्म चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल फॉर्म IT चेंज कर सकते हैं। फॉर्म आपके डिपेंड करेगा कि आपकी टाइप ऑफ इनकम अंडर किस किस हेड में आ रही है। तो सर उसको तो एवरी ईयर सर हम उसको डिपेंड करवा सकते हैं, उसमें तो ये हाँ, रिज्यूम वाली हालत नहीं ना है कि 5 साल के बाद हम फॉर्म रिजीम चेंज एक अलग करेंगे। है, फॉर्म एक अलग है। तो ठीक फॉर्म है, सर एवरी ईयर कैलकुलेट करके हम फॉर्म चेंज ईयर कर सकते बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। फॉर्म तो जैसी आपकी जिस टाइप की इनकम होगी वैसी टाइप की आप फॉर्म कर, सपोज करो इस साल आप आईटीआर 2 कर रहे हो, अगले हैं साल जी। आपकी इनकम 50 लाख से नीचे आ गई, या फिर अगले साल आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ही नहीं, तो आप क्या फाइल करोगे? आईटीआर 1 फाइल करोगे। अच्छा जी सर। ठीक, आप चाहो तो अपना आईटीआर 2 भी फाइल करना कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, जी अगर सर। आपकी सपोज करो इस साल आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो, अगले साल आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही है, ठीक है, जी अदर सोर्स है, तो आप चाहो तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। लेकिन जी सर। मैंडेटरी कब होगा आईटीआर 1 से 2 में?
जब मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है। हो जाता है। या देखा सर। समझ गए? जी सर। अब ITR 3 इज इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी पर्सन जो बिजनेस कैरी कर रहा है वो अपना ITR 3 फाइल करेगा। अगर सपोज करो मैं बिजनेस भी कैरी कर रहा हूँ, साथ साथ में सैलरी भी कमाता हूँ, ठीक है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम आ रही है, मेरी कैपिटल गेन भी इनकम आ रही है, या मैंने मतलब बिजनेस के अलावा मेरी कोई भी अदर हेड की इनकम आ रही है, तो मैं ITR 3 फाइल कर सकता हूँ। या फिर मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ तो भी मैं ITR 3 ही फाइल करूंगा। ठीक है। अब बिजनेस क्लास के लिए उन्होंने 2 तरह की क्रेडिटर्स बनाई है। एक है नॉर्मल, एक है प्रिजेंटेड। ठीक है, एक नॉर्मल जिसमें आप अपना अकाउंट्स बनाते हो, अपना प्रॉफिट और लॉस बना के अपनी फाइनल टैक्स निकालते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, फाइनल प्रॉफिट निकालते हो, यानी कि आपने अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, ठीक है, और अपने फाइनेंशियल बनाते हो, फाइनेंशियल में अपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हो, इन दैट केस आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतना दिमाग नहीं रखना चाहते और ना ही आप चाहते हो कि भाई मेरी तो कोई बात नहीं है भाई, मेरी तो मेजरली इनकम कहाँ से आती है, तो सब कुछ बैंक से ही है, मतलब सब कुछ जो पैसा आ रहा है वो सारा 90% पैसा पैसा बैंक में ही आ रहा है और यहीं से मैं सारी पेमेंटें भी करता हूँ, मैं अकाउंट अकाउंट के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो सरकार ने बोला ठीक है जी, अगर अकाउंट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपनी इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंटिव मतलब आप ये देख लो कि आपकी इनकम जो है ना, आपकी सेल्स कितनी है, टोटल टर्नओवर कितनी है, वहां पे अपना प्रॉफिट मत बताओ मुझे, आप ये बताओ मुझे टर्नओवर क्या किया है। ठीक है, आप यहाँ बताओ मुझे, ठीक है, पूरा अकाउंट बताओगे, साथ साथ में प्रॉफिट भी बताओगे, लेकिन यहाँ तो मुझे बताओ कि आपने प्रॉफिट नहीं बताओ, मेरे को टर्नओवर बताओ। और टर्नओवर में भी 2 चीजें बता दो बस, कि कैश की टर्नओवर कितनी है और अदर देन कैश की टर्नओवर कितनी है, यानी कि कैश में कितना सेल किया है या सर्विस दी है, या अदर देन कैश में कितनी सर्विस दी है। तो जो कैश की होगी ना उस पर तो 8% लेंगे मिनिमम आपसे, उसको प्रॉफिट मान लेंगे, और जो अदर देन कैश होगी ना उसको हम 6% मिनिमम प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ अंडर प्रेजेंटिव बिजनेस कि टोटल मेरी टर्नओवर जो है, वो टोटल टर्नओवर मेरी 90 लाख की है। ठीक है, मेरी बिजनेस की टोटल टर्नओवर कितनी है, 90 लाख की है, और मैं सपोज करो कंप्यूटर पार्ट्स सेल करता हूँ, तो 90 लाख के टर्नओवर में मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि 90 लाख की टर्नओवर में 80 लाख की टर्नओवर किसकी है, अदर देन कैश की है, यानी कि पेमेंट अकाउंट्स में आए हैं या अदर देन अकाउंट्स मोड से आए हैं। ठीक है, तो उस 80 लाख पे सरकार कहेगी कि मिनिमम जो हम आपका प्रॉफिट मानेंगे वो 6% का प्रॉफिट मानेंगे, यानी कि 8 6 48 4,80,000 रुपए को हम नेट टैक्सेबल इनकम मान लेंगे, ग्रॉस इनकम मान लेंगे। ठीक है, प्लस बाकी की जो 10 लाख बची है उस पे हम आपसे 8% इनकम मांगेंगे, यानी कि वो कैश वाला है तो आपसे 8% मांगेंगे, यानी कि 4,80,000। तो मेरे को कितना देना है, 4,80,000 प्लस 80,000, यानी कि 5,60,000 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा अंडर प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम। ठीक है, लेकिन मैं सपोज करो कंप्यूटर पार्ट्स बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मेरी 5,60,000 तो है नहीं इनकम, 90 लाख के टर्नओवर पे हम तो 1% 2% पे काम करते हैं। हमारा तो मार्जिन जो है, जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन, वो तो 2% का है या 3% का है। ठीक है, तो 90 लाख पे अगर मैं 3% कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे तो 2,70,000 ही आती है। यहाँ सरकार कह रही है 5,60,000 रुपए। तो उस केस में कहेगी ठीक है जी, अगर आप कम मार्जिन पे में काम कर रहे हो तो अपना अकाउंट्स आप बनाओ, अपना अकाउंट्स बनाओ और फिर अपना ITR 3 फाइल करो। तो ITR 3 कौन फाइल करता है, जो बिजनेसमैन अपनी अकाउंट्स को बनाता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है वो ITR 3 फाइल करेगा, और जो बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहा है, वो प्रेजेंटिव पे जाना चाह रहा है, तो वो कौन सी फाइल करेगा, ITR 4। तो इंडिविजुअल और HUF हैविंग प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में उन्होंने बोला 50% कम से कम मानेंगे आपकी इनकम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कंप्यूटर सेल कर रहे हो, चेयर सेल कर रहे हो, ऐसे कुछ कर रहे हो, तो वहां पर आपको 6% और 8% भी ले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशन कैरी कर रहे हो और आप बुक्स अकाउंट नहीं बना रहे, ITR 3 फाइल नहीं कर रहे, तो हम मिनिमम आपको कितनी इनकम मानेंगे, आपकी जो भी आपने टर्नओवर किया है उसका 50% इनकम मानेंगे। ठीक है, फिर हम ITR 5 पे जाएंगे। ITR 5 किसके लिए होती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म और LLP और कुछ ट्रस्ट सोसाइटी जिनके पास 12A नहीं है। ठीक है, वो ITR 5 फाइल करती है। ITR 6 कंपनीज फाइल करती है। ऑल टाइप ऑफ कंपनीज क्या फाइल करेंगी, ITR 6 कंपनीज का मतलब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं, कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, OPC। ठीक है, OPC कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गया। ठीक है, ये सब तरह की जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, ITR 6 फाइल करेंगी।
ट्रस्ट और सोसाइटी जो जिनके पास 12A है का रजिस्ट्रेशन है वो ITR 7 फाइल करती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ITRs हैं जो कि हमारे इसमें दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू योर सोर्स ऑफ इनकम आप अपने ITR फाइल करते हैं। अब एक पर्सन है जो बिजनेस भी कैरी कर रहा है, सैलरी भी अर्न करता है, तो वो कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, एक पर्सन दो है। करेगा सर, हाँ, दो करेगा, दो। दो दो में तो सर नहीं बिजनेस। सर, दो सर ITR नॉट 3, बिजनेस है सर। बताओ। हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सर में, हाँ ITR सर 3। ITR 3 करेगा सर। ठीक है, तो ITR 3 कर सकता है हाँ जी। चाहे तो वो, लेकिन अगर वो अकाउंट नहीं बना रहा तो ITR 4 भी कर सकता है। ठीक है, और सर रेंट इनकम जो होता है उसमें भी सर कुछ रिबेट मिलता है क्या, या सर एग्रीकल्चर इनकम में? बिल्कुल रिबेट मिलता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इन अलग अलग हेड्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जी सर। मैं अब जब नेक्स्ट क्लासेस है जो आपकी हेड्स के ऊपर है कि ITR 1 में इनकम कंप्यूट कैसे होती है, सॉरी हेड्स के अकॉर्डिंग सैलरी की जब कंप्यूट करते हैं तो उसकी इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, हेड्स हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, हम अलग अलग हेड्स के ऊपर अब कंप्यूटेशन सीखेंगे पहले। ठीक है, तो ठीक है उसमें सर। मैं आपको सारा बताऊंगा क्या डिडक्शंस मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ इनकम टैक्स फॉर्म, filing of your ITR, filing of income tax return all is online and mandatory for all classes of taxpayer. ठीक है, टैक्स पेयर एज 80 एंड अबव नीड नॉट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उनको छूट दे दिया भैया नहीं फाइल करो, छोड़ो। टैक्स पेयर हैविंग एन इनकम लेस देन 5 lakhs एंड नॉट क्लेमिंग अ रिफंड नीड नॉट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप 5 लाख से नीचे हो तो आपको आपकी इनकम है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। अगर आपका TDS रिफंड है तो फाइल करो। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑनलाइन फाइलिंग इज मैंडेटरी। टर्मोलॉजी इन इनकम टैक्स, फाइनेंशियल ईयर का टर्मिनोलॉजी होता है, आप लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर क्या है? द फाइनेंशियल ईयर इज 1 year पीरियड दैट द टैक्स पेयर यूज फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा? एक 1 year का एक पीरियड है जो कि एक हम अप्रैल से 31 मार्च तक। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? जिस ईयर में हम इनकम को अर्न कर रहे हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट सच पीरियड बिगिंस फ्रॉम 1st April ऑफ द कैलेंडर ईयर अप टू 31st March ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ठीक है, इट इज एब्रिएटेड एज FY। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2022 to and ending 31st March 23 it can be written as FY 22-23। ठीक है, अगर 24-24 का ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जिस ईयर की इनकम है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और दूसरा टर्म होता है असेसमेंट ईयर का। दूसरा टर्म क्या होता है? असेसमेंट ईयर का। तो the 1 year period from 1st April to 31st March starting immediately after the financial year is termed as assessment year। यानी कि जिस ईयर में मैं की इनकम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट का जो ईयर होता है उसे बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। जैसे अभी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23-24 में है, अभी किस ईयर में हम 23-24 में है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो मेरे लिए असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 24-25। 25। ठीक है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में हम अपनी लाइबिलिटी को असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी लाइबिलिटी को किस साल असेस करते हैं? ऑब्वियसली हम अगले साल असेस करते हैं। हमें टैक्स किसका पे करना है? टैक्स हमें फाइनेंशियल ईयर का पे करना है, लेकिन असेस किससे कब करते हैं? उसे हम नेक्स्ट ईयर असेस करते हैं जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको बोलता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ऑफ ईयर, यानी कि आप जिस साल अपनी लाइबिलिटी को असेस कर रहे हो उस साल को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द पीरियड 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25। ठीक है, और जब भी हम ITR फाइल करते हैं ना तो हमें असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग दिखता है कि हमारा ITR कौन से फाइल कर रहे हैं, हमारा कौन सा ITR है, तो असेसमेंट ईयर 24-25। अभी हमारे पास ITR का अगर ITR फॉर्म हमें मिलेगा तो हमें देखा जाएगा, उस पर लिखा होगा AY कौन सा है? 23-24, क्योंकि हमने 22-23 के लिए फाइल किया है। ठीक है, क्लियर है फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में। हाँ जी सर। नेक्स्ट असेसी। असेसी किसे बोलते हैं?
इनकम टैक्स में असेसी किसे बोलते हैं? द असेसी इज द पर्सन और ए ग्रुप हु assess his or her income and pay taxes as per income tax act. The SSC can be an individual, a partnership firm, a company or a association of person or trust. तो इनकम टैक्स में जो पर्सन है, जो टैक्स पेयर है, उसे क्या बोलते हैं? एसएससी। SSC। ठीक है। रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ टैक्स पेयर। इंडिविजुअल हु क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट इन इंडिया मस्ट पे टैक्स। ये तो भी मैंने आपको समझाया शुरू में। ठीक है। नहीं टैक्स चिल्ला पेमेंट, रहे थे। अब जो इनकम टैक्स की और पेमेंट भाई होती है ना, नहीं आ रहे हैं सर। कोई नहीं है क्या? क्या है हाड़े हाड़े पोला मीना ओए जोशिम, अब इनकम टैक्स की जब हम लाइबिलिटी को कंप्यूट करते हैं ना, तो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन के बाद हम इनकम टैक्स से हमें पेमेंट करनी होती है। जो हमारा लाइबिलिटी निकल के आता है उसकी पेमेंट होती है। उसकी पेमेंट हम 3 तरीके से करते हैं। ठीक है। हम 3 मोड से अपने इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। पहला मोड होता है, पहला पेमेंट होता है जो कि हम टीडीएस से करते हैं। टीडीएस आपको पता होगा। टीडीएस बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कि हमारी इनकम जब जनरेट होती है उसी समय डिडक्ट कर लिया जाता है और उसे हमारे पैन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरी यहाँ पे कोई एम्प्लॉय सैलरी पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी सैलरी पे टीडीएस टैक्स बनता है, तो मैं उसका टीडीएस पहले काट लूंगा। काट के मैं टीडीएस रिटर्न फाइल करूंगा और उसके पैन के अगेंस्ट में जमा करा दूंगा। ठीक है। तो जब वो एम्प्लॉय अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसके पास ऑलरेडी एक टैक्स का क्रेडिट आ रहा होगा जिसे बोलते हैं टीडीएस। ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उससे वो अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेगा। ठीक है। तो इनकम टैक्स पेमेंट कैन बी डन बाय द टीडीएस टैक्स deducted at source. For specified payment, tax is deducted at source by the payer when making payment to recipient of income. ठीक है। तो जब हम पेमेंट अपने इनकम टैक्स कर रहे हैं उससे अपना टीडीएस से चाहे तो पे करें, चाहे तो हम करते हैं, टीडीएस से पेमेंट करते हैं। द रिसिपिएंट ऑफ इनकम कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ टीडीएस अमाउंट बाय एडजस्टिंग विद द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। वहां पे वो क्या करेगा, अपने टीडीएस क्रेडिट से जो टैक्स लाइबिलिटी को है उसको एडजस्ट करेगा। अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है, टीडीएस कम है, तो उसे फर्दर आगे जाके कुछ पेमेंट चालान के रूप में पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर उसकी टीडीएस ज्यादा है और उसका टैक्स लाइबिलिटी कम है, उसे जो कंप्यूट किया है, तो सरकार उसके क्या देगी, रिफंड कर देगी उसके बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, अलोंग विथ इंटरेस्ट। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है जो टीडीएस की पेमेंट होती है। पहले तो टीडीएस है जिसने आपने सर्विस दिया है, किसी को आपने कोई सर्विस दी है जिसपे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, उसने टीडीएस काट लिया और काट के जमा करा दिया तो आपके पैन अकाउंट में आ गया। दूसरा पेमेंट होता है एडवांस टैक्स के थ्रू। ठीक है। हम अपनी लाइबिलिटी को खुद एसेस करते हैं और उस एसेस लाइबिलिटी के ऊपर हम सरकार के एडवांस टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना टैक्स जमा कराते हैं। एडवांस टैक्स का प्रोविजन कहता है कि किसी भी टैक्स पेयर, एनी टैक्स पेयर must have to pay in advance when his estimated income tax liability for the year exceed rupees 10,000। तो कोई भी एसएससी की जब टैक्स लाइबिलिटी एक साल की 10,000 से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, उसने अपनी लाइबिलिटी को थोड़ा एसेस किया आने वाले सालों में, ठीक है, आने वाले सालों के लिए, और देखा कि यार मेरी तो टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती है, ठीक है, तो उस केस में उसे अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। ठीक है। अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है, उसकी को एसेस करके उसे अपना एडवांस टैक्स जमा कराता है। अगर एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा की होती है, ठीक है, तो उसे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने टैक्स की पेमेंट एडवांस में करनी होती है सरकार को। ठीक है। और वो फिर अपने फाइनल टैक्स जब कैलकुलेट करेगा अगले साल, ठीक है, अगले साल रिटर्न फाइल करते समय, तो उस समय अपनी एडवांस टैक्स से वो उसे माइनस कर लेगा। ठीक है। The government has specified due dates for payment of advance tax installment. Now self assessment tax. अब पहले हमने टैक्स कैलकुलेट किया, मेरे पास सपोज करो टोटल लाइबिलिटी 1,00,000 की बनी। ठीक है। 1,00,000 में से मेरा टीडीएस सपोज करो 25,000 का था, उससे मैंने डिडक्ट कर लिया, बचा कितना, 75,000। मुझे लग रहा था कि मेरी जो एसेस लाइबिलिटी एसेस होगी वो करीबन 90,000 के आसपास एसेस होगी, और मैंने एडवांस टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बाकी के 60,000 भी जमा करा दिए थे। तो मैंने 1,00,000 की लाइबिलिटी से 25,000 रुपए, तो कितना जमा, 25,000 क्या किया, एज ए टीडीएस जमा करा रखा था, हो रखा था, तो उससे माइनस कर लिया, बचा कितना, तो 75 लाख।
75,000 से मैंने 60,000 का एडवांस टैक्स जमा करा रखा था, बचा कितना 15,000। तो 15,000 का मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चालान पे करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यानी कि जब मैंने अपनी लायबिलिटी को एसेस किया तो मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट की और सेल्फ असेसमेंट में ये निकल के आया कि मुझे 15,000 रुपए का और टैक्स पे करना है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यानी कि एसेस लायबिलिटी हैज बीन असेस्ड बाय द एसएससी, ठीक है। तो उस पे हम क्या करेंगे, उसका चालान बना के उसे हम पे करेंगे। तो इट इज द बैलेंस टैक्स दैट द टैक्स पेयर हैज टू पे ऑन द एसेस इनकम। The self-assessment tax is calculated after reducing the advance tax and TDS from the total income calculated on the assessed income। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को तीनों चीजें? अगर एडवांस टैक्स कम कटता है तो और सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा आता है तो उसमें भी पेनाल्टी लगेगा सर? बिल्कुल, अगर आपने एडवांस टैक्स कम जमा कराया है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, और एक्स्ट्रा में लगेगा तो फिर हमको रिफंड हो जाएगा? तो रिफंड लोगे। जी सर। और किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। अब रिटर्न्स की ड्यू डेट्स की बात करें, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न्स ड्यू डेट्स की, भैया हम इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल करने आते हैं तो हमें कौन सी ड्यू डेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर कैटेगरी है, ठीक है, फिर आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स है, और ये दो तरह की ड्यू डेट्स है। एक तो है जिनके ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग डेट्स है, और एक है जिनके ऑडिट नहीं होते हैं अकाउंट्स, तो उनके लिए अलग डेट्स है, ठीक है। तो ये नॉन ऑडिट वाले हैं और ये ऑडिट वाले हैं, ठीक है। तो टैक्स पेयर कैटेगरी बिजनेसमैन है, ऑडिट केस इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, एलएलपी एंड फॉर्म, ठीक है। तो उनके लिए जो डेट है, ठीक है, वो आईटीआर फाइल करने की डेट है वो 31 अक्टूबर है, लेकिन उनकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट क्या है, 30 सितंबर। यानी कि जो जिनकी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो टैक्स ऑडिट में आते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की डेट तो क्या है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट क्या है, 30 सितंबर, ठीक है। लेकिन उनकी आईटीआर फाइलिंग की डेट क्या है, 31 अक्टूबर, ठीक है। तो जिनके भी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उनकी आईटीआर 31 अक्टूबर को जाती है, और साथ साथ में उनका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या फाइल होता है, वो 30 सितंबर को फाइल होता है। तो ये दो कॉलम है, ये ऑडिट रिपोर्ट के लिए है और ये आईटीआर के लिए, ठीक है ना। बिजनेस नॉन ऑडिटेड केस इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ओपीसी, एलएलपी एंड फॉर्म। तो कोई भी कंपनी जो कि जिनका ऑडिट नहीं होता, जो नॉन ऑडिटेड केसेस में है, उनके लिए 31 जुलाई 2024। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए 31 जुलाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई। कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक्स पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल है, तो उसके लिए 31 जुलाई है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल अगर ऑडिट केस में है तो उनके लिए हमारा फिर ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर को जाता है, और रिटर्न्स फिर क्या जाती है, 31 अक्टूबर को जाती है, ठीक है। ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी ऑडिट केसेस 31 अक्टूबर, और 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आईटीआर की ये डेट है और ऑडिट रिपोर्ट की ये डेट है। नेक्स्ट, ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी नॉन ऑडिट केस 31 जुलाई, रिपोर्ट टू बी फाइल अंडर सेक्शन 92E स्पेसिफाइड नोटिफाइड पर्संस के लिए है 35 ये 31 अक्टूबर। फर्निशिंग इनकम टैक्स इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर आपके कंपनी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है तो आपको 30 सितंबर 2024 तक अपना आईटीआर फाइल करना है। अपनी रिटर्न्स जो फाइल कर रखी है उसकी रिवीजन आप 31 दिसंबर 2024 तक कर सकते हो, और अपनी बैलेंस बिलेटेड और लेट रिटर्न, ठीक है, वो 31 दिसंबर 2024 तक डाल सकते हो। यानी कि आपकी जो रिटर्न्स होगी ना, मैक्सिमम आप फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक। उस मतलब 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर के बाद आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते, ना ही आप 31 दिसंबर के बाद अपना टैक्स का रिफंड ले सकते, ठीक है। यानी कि अगर मैं 22-23 की बात करूं, फाइनेंशियल 22-23 की बात करूं, तो कोई भी पर्सन जिसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वो अपनी रिटर्न नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अब वो जो रिटर्न फाइल करेगा वो आईटीआर यू फाइल करेगा, और आईटीआर यू का प्रोविजन है जिसे बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर आप सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हो या लेट फीस के रूप में पैसा दे रहे हो, टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हो, सॉरी टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हो, तो ही आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं नील का रिटर्न फाइल कर लूं, या मैंने टीडीएस दे रखा है सरकार को, मैं रिटर्न ले लूं सरकार से, टीडीएस रिफंड लेना है मुझे,
तो आप 22-23 का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। रिफंड क्लेम करने की डेट खत्म हो गई, ठीक है, रिफंड डेट करने की डेट खत्म हो गई। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स, एडिशनल टैक्स के साथ ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मल रिटर्न्स की डेट तो ये है ऊपर जो बताई है, बिलेटेड और लास्ट लेट रिटर्न की डेट है 31 दिसंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोविजन था आज की क्लास में, जिसमें हमने इनकम टैक्स के बारे में सारा कुछ समझा है, ठीक है, कि इनकम टैक्स की सारी चीजों को जाना है, समझा है। और इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया होगा कि भाई आईटीआर इनकम टैक्स क्या होता है, एसएससी क्या है, टैक्स पेयर क्या है, टाइप ऑफ एसएससी क्या है, रिटर्न्स कौन सी हैं, कौन सी रिटर्न किसके लिए होता है, ठीक है, ड्यू डेट्स क्या है हमारी, ठीक है, और रिजीम क्या है, टैक्सेशन स्लैब्स क्या है, ठीक है। इसमें से कोई क्वेरी है आप लोग को? सर जो ऑडिट करने की बात हो रही है सर, ऑडिट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं या लायर भी कर सकता है? नहीं, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लायर के वो फाइलिंग कर सकता है? लॉयर फाइलिंग कर सकता है। जी सर। और कोई क्वेरी है किसी को? सर ये जो सेकंड रो में लिखा हुआ है बिजनेस नॉन ऑडिट केसेस इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब कि कौन सी कंपनी का ऑडिट नहीं होता है, किस टाइप की कंपनीज का? हेलो, हेलो। हाँ जी। और सर कौन सी कैटेगरी कंपनीज हैं जिनको ऑडिट नहीं होता है? कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी है? कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, हाँ जी। एक तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, मेरी आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, उठ गई है। ये मैं करेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे नॉन ऑडिट केस सिर्फ आएंगे इसके, नॉन ऑडिट केस इंडिविजुअल फॉर्म, एलएलपी फॉर्म को आएगा, एनएलएलपी, ये बेसिकली ये वाले, ये जो आप देख रहे हो ना बिजनेस हाँ नॉन जी। ऑडिट केस, बिजनेस नॉन ऑडिट केस में कंपनीज नहीं आती हैं, पहली चीज तो, क्योंकि कंपनीज का जो कंपनीज है उसकी ऑडिट मैंडेटरी है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो ऑडिट की जाती है अंडर एसेसरी ऑडिट, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एसेसरी ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो हाँ अच्छा, जी। जब हम अंडर कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए फिर ये डेट आती है, यानी कि एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी कंपनी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इन सब की जो लास्ट डेट है आईटीआर की वो 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर होती है। उनका टैक्स ऑडिट हुआ है नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं आता। हम दो तरह की ऑडिट होती है, देखो, इनकम टैक्स में तो दो तरह की ऑडिट होती है, एक इनकम टैक्स में तो एक ही तरह की ऑडिट होती है जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स ऑडिट। तो इनकम टैक्स ऑडिट तो सभी की होगी जिनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए 1 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। तो 1 करोड़ की लिमिट कुछ ऐसी वो एक्सीड करेंगे उनके ऊपर टैक्स ऑडिट का प्रोविजन लागू हो जाएगा, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने की ये लास्ट डेट है, ठीक है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर है। तो जिन्होंने टैक्स ऑडिट कराया है अपना, उनके लिए रिटर्न्स की डेट तो 31 अक्टूबर होती है, ठीक है। जिन्होंने टैक्स ऑडिट नहीं कराया है और वो किसी अदर ऑडिट प्रोविजंस में नहीं आते हैं, जैसे इंडिविजुअल किसी अदर ऑडिट प्रोविजन में नहीं आएगा, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म अदर इंडिविजुअल प्रॉफिट में नहीं आएगी, कोई एलएलपी जिनका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है वो भी उसमें प्रोविजन में नहीं आएगा, ठीक है। इन दैट केस उनके लिए जो लास्ट डेडलाइन है वो 31 जुलाई है, ठीक है। अब ऑडिट की बात करें तो इनकम टैक्स के अलावा एक ऑडिट होती है अंडर एसोसिएशन, से बोलते हैं एसोसिएशरी ऑडिट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अंडर कंपनीज एक्ट की होती है। तो अगर कंपनीज एक्ट में अगर आप आते हो, जैसे कंपनी एक्ट में कौन आएंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएंगे, एलएलपी आएंगी, ठीक है, या फिर लिमिटेड कंपनीज आएंगी। इनमें अगर आप इस टाइप की कोई कंपनी है तो आपका एक ऑडिट होता है अंडर कंपनीज एक्ट, तो उस केस में फिर आपके लिए डेडलाइन हो जाती है 31 अक्टूबर की, वो इसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट अब? यस सर। और कोई क्वेरी है? नो सर।
क्लास समझ में आया आप लोग को अभी? यस सर। हाँ जी। एक सेकंड रुकिए। मैं अभी आपको एडवांस टैक्स भी समझा देता हूँ, एडवांस टैक्स क्या होता है। ठीक है, टाइम है ना अभी 10-15 मिनट का, कर लेते हैं इसे भी। एडवांस टैक्स सेक्शन 208, अभी हमने किया था टाइप ऑफ टैक्सेस 3 तरह के, टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो उसमें एक सेक्शन है एडवांस टैक्स का, सेक्शन 208। ठीक है, सेक्शन 208 क्या कहता है? ये कहता है कि एज पर सेक्शन 208 of the income tax, every person whose estimated tax liability for the year is 10,000 rupees or more shall pay his tax in advance in the form of advance tax. In this part, you can gain knowledge of the various provision related to advance tax. ठीक है, तो बेसिकली जिस कोई भी पर्सन जिसकी नेट टैक्सेबल एस्टिमेटेड नेट टैक्सेबल इनकम अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की बनती है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू हो जाता है। ठीक है, तो आपने कोई इनकम टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकाली है कि भाई मेरे को अगर 15,000 रुपए टैक्स पे करना है पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल का, तो आप पे एडवांस टैक्स का प्रोविजन लागू होगा और आपको ये एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब एडवांस टैक्स के प्रोविजन क्या है, कौन पे करता है, कौन पे करेगा, किसके ऊपर लागू होगा? तो सबसे पहले तो सैलरीड, फ्रीलांसर एंड बिजनेस। if your total taxable if your total tax liability is rupees 10,000 or more in a financial year, you have to pay advance tax. The advance tax apply to all taxpayer, salaried, फ्रीलांसर एंड बिजनेसेस। ठीक है, तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप फ्रीलांसिंग भी काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो और तो आपके ऊपर ये एडवांस टैक्स का प्रोविजन लागू होगा अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की बनती है। सीनियर सिटीजन, पीपल एज 60 years or more and do not run a business are exempted from the paying advance tax। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन है जिसकी एज 60 year+ है, ठीक है, जो बिजनेस नहीं रन कर रहा तो उस पर ये एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। सो ओनली सीनियर सिटीजन 60 year above having business income must pay advance tax। ठीक है, प्रिजम्पटिव प्रिजम्पटिव नाउ प्रिजेंटिव इनकम फॉर बिजनेसेस। ठीक है, और कौन पे करेगा एडवांस टैक्सेस? द टैक्स पेयर who have opted the taxpayer who have opted for the presumptive taxation scheme under section 44AD have to pay the whole amount of their advance tax in the one installment on or before 15 मार्च। ठीक है, इनके लिए तो इंस्टॉलमेंट चलते हैं, लेकिन अगर आप अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हो अंडर प्रिजेंटिव में, ITR 4 फाइल करने वाले हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपको अपना एडवांस टैक्स सिंगल शॉट में पेमेंट करना पड़ता है, वहां पे आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलते और आपकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 मार्च से पहले होती है। दे ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पे ऑल ऑफ देयर टैक्स ड्यूज बाई 31 मार्च। या तो एडवांस टैक्स जमा करा दो या सारा का सारा टैक्स जमा करा दो 31 मार्च तक। नाउ प्रेजेंटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी मैंने आपको बताया प्रोफेशन में आते हैं, comes under the presumptive income scheme under the section 44AD। they have to pay the whole of their advance tax liability in one installment on or before 15 March। they can also pay the entire amount by 31st March। ठीक है, अब ड्यू डेट्स क्या होती है, आपकी ड्यू डेट्स क्या आती है? तो सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ टोटल में 4 इंस्टॉलमेंट दिया है गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, तो ड्यू डेट्स पहली इंस्टॉलमेंट की कब आएगी? आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है ऑन और बिफोर 15 जून। ठीक है, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये 24-25 के लिए आएगा। अब 23-24 तो निकल गया, ठीक है, अब 24-25, ये तो 23-24 का स्लाइड है, वो 24-25 की बात कर रहा है। आप अप्रैल में चले गए, आपने अगले साल की अपनी 24-25 की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को आप पहले ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को 24-25 की आप पहले ही कैलकुलेट कर लोगे और आपकी जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से एक्सीड करती है, ठीक है, तो आपको 15 जून से पहले अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी होगी। कितनी देनी होगी? वो 15% का देना होगा। सपोज करो आपने टोटल जो टैक्स लायबिलिटी निकाली है वो निकाली है कि
50,000 रुपए, ठीक है, कि मुझे 50,000 रुपए का टैक्स देना है। तो 50,000 का 15% कितना हो गया? 50,000 का 15% आपका 7,500 रुपए, ठीक है। आपको 7,500 रुपए जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को 15 जून से पहले, ठीक है। फिर ऑन और बिफोर 15 सितंबर, ठीक है, आप 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेफ्ट, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, ठीक है। यहाँ पे आपने जो जमा करा रखा है, जो जमा करा रखा है 15% यहाँ जमा करा दिया, प्लस 45%, यानी कि यहाँ पे आपको 45% नहीं जमा कराना। आपको क्या करना है, 15% पहला कराया, यानी कि आप बाकी का कितना कराओगे, 30% कराओगे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो स्लैब होगा वो 30% किसका होगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी का होगा। यानी कि अगर 50,000 है तो 50,000 का 30% निकालोगे, यानी कि 15,000 रुपए जमा कब जमा कराओगे आप, 15 सितंबर से पहले। अगर आपने इसको मिस किया, अगर आपने इसको मिस किया, आपने इसको जमा नहीं कराया, तो आपको 15 सितंबर से पहले टोटल 45% जमा कराना है, ठीक है। अगर आपने इसको जमा करा दिया तो यहाँ पे 30% जमा कराना है। क्लियर हुआ? अगर आपने इसको भी मिस किया, इसको भी मिस किया, ठीक है, तो आप टोटल कितना जमा कराओगे, 75%। कब कब तक, 15 दिसंबर से पहले। लेकिन अगर आपने इसको भी पे कर रखा है, इसको भी पे कर रखा है, तो ऑलरेडी आप 60% टैक्स पे कर चुके हो, तो आप 15% ऑफ 50,000, यानी कि आप कितना जमा कराओगे, 50,000 का 15% जमा कराओगे 15 दिसंबर को। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये दोनों पे होने चाहिए, ठीक है। फिर 15 मार्च से पहले आपको जितना भी टैक्स लाइबिलिटी आपका बनता था उसको आपको जमा करा देना, ठीक है। 15 मार्च तक आपको 100% अमाउंट अपना टैक्स लाइबिलिटी का, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का जमा कराना है, ठीक है। लेकिन जो जो प्रेजेंटिव वाले हैं, जो प्रेजेंटिव वाले हैं, फॉर दोज टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर द प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA, उस केस में ड्यू डेट आपकी क्या है, 15 मार्च या 31 तारीख तक पूरा टैक्स जमा करा, ठीक है। 100% ऑफ द एडवांस टैक्स जमा कराना है, कब तक, 15 मार्च तक, ठीक है। वहां पे फिर ये इंस्टॉलमेंट नहीं लागू होगा। इसमें कोई क्वेरी है आपकी? नो सर। क्लियर है ये? हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया नहीं, ये 45% लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 का 45% जमा कराओगे। अगर 15% जमा करा रखा है तो 30% जमा कराओगे। हाँ जी, यहाँ पे अगर आपने ये दोनों जमा करा रखे हैं तो ये 60 बनता है, तो बाकी के सिर्फ 15% जमा कराओगे। यानी ठीक कि है। टोटल ये कहता है कि आपकी जो ये जो डेट है, इस डेट तक इतना परसेंट पैसा सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी का, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब छोटी सी एक नॉर्मल एक ये अपनी कैलकुलेशंस है, जैसे अब मान लो एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया आपने टाइम से, तो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, ठीक है, या जिसे बोलते हैं एडवांस टैक्स लेट पेमेंट इंटरेस्ट। नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट interest under section 233B as per section 233B 34, sorry, as per section 234B 234B, as per section 234B you must pay at least 90% of the total tax as advance tax। कम से कम आप 90% तो जमा कराओगे कराओगे, ठीक है, अदरवाइज आप पे इंटरेस्ट के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 234B यू मस्ट पे एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टैक्स एज एडवांस टैक्स बाय 31 मार्च। फेलियर टू मेक एडवांस टैक्स पेमेंट विल रिजल्ट एन इंटरेस्ट ऑफ 1% ऑन अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो अगर आपने जितना भी जमा कराया है, अगर सिर्फ 90% जमा कराया है तो ठीक है, 90% के नीचे कराया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ठीक है। तो इंटरेस्ट का प्रोविजन किस पे है, कब लगेगा, वो 234B के अंदर लगेगा, ठीक है। और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर 234C। अब ये कब लगता है, इफ द पेमेंट इज टैक्स इज इफ द एडवांस टैक्स पेड बाय द 15th जून इज लेस देन 15%, ठीक है, जो आपको 15% कराना था ना, अगर उससे कम है तो 1% पर मंथ। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, तो टोटल 3 महीने का लगेगा, अप्रैल मई जून। अब कितना लगेगा, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड दैट इज 15% ऑफ अमाउंट माइनस टैक्स पेड बिफोर जनवरी। तो अगर मान लो आपका 1 लाख का टैक्स बनता था, 1 लाख का 15,000 रुपए आपको जमा कराना था 15%, 15 जून से पहले, लेकिन आपने जमा कराया सिर्फ 10,000 रुपए, तो 5,000 रुपए पे, बाकी के 5,000 रुपए पे आपको 1% जमा टैक्स जमा कराना पड़ेगा 3 महीने के रेट, 3 महीने के लिए 3 महीने का इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा आपको पर पर्सन, यानी कि 3% का इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा आपको 5,000 रुपए पे। अगेन 45% तक का टैक्स जमा होना चाहिए, कब तक, 15% 15 सितंबर तक। लेकिन अगर आपने 45% जमा नहीं करा रखा, आपने सिर्फ 30% ही जमा करा रखा है,
सपोज करो 1 लाख का टैक्स था, आपने 15 सितंबर से पहले सिर्फ 30,000 रुपये जमा करा रखे हैं, ठीक है, 30,000 जमा कराया था, बचा 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये क्या आप लेंगे वो आपसे अगेन। अब यहाँ पे अगर पूरा का पूरा इकट्ठे दे रहे हो, पूरा का पूरा इकट्ठे दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा, 3 महीने यहाँ का और 3 महीने यहाँ का, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये दे रखा है, ये नहीं, इसमें डिले कर दिया, ठीक है, इसको इसको डिले कर दिया, तो फिर यहाँ 3 महीने का लगेगा। तो आप क्या करते हो, जितना पेमेंट कर रखा है और जो मुझे करनी थी उसको माइनस कर लेते हो, और उतने पीरियड का आप उस क्वार्टर पीरियड का आप टैक्स जमा करा देते हो। लेकिन ये अगर आपका क्वार्टर मिस होता है तो फिर आप प्रीवियस क्वार्टर का भी मंथ ऐड करोगे अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। यस सर। चलो, अब एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। सपोज को मेरा टोटल टैक्स बनता है 59,100 का, ठीक है, मेरे को एजुकेशन सेस मैंने ऐड किया 2364 का, टोटल टैक्स मेरा बना 61,464 का। मेरे पास टीडीएस ऑलरेडी जमा था, जो मेरा टीडीएस क्रेडिट काटा गया था उस पर मेरा 30,000 का टीडीएस ऑलरेडी जमा था। मेरे पास बचा कितना, 31,646। मेरे को इतना टैक्स क्या है सरकार को देना है, एज ए सेल्फ असेसमेंट कह लो, मुझे तो ये जमा कराना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी ये जो ड्यू डेट्स होंगी वो 15 जून तक मुझे कितना कराना पड़ेगा, 15% ऑफ दिस अमाउंट, जो कि आता है 4700 रुपए का, ठीक है। फिर 15 सितंबर तक मुझे एटलीस्ट 14,100, यानी कि ये अमाउंट प्लस जो उसका डिफरेंस है, यानी कि इस अमाउंट तक 15 सितंबर तक मेरे पास कम से कम 14,100 अमाउंट में जमा कर चुका होना चाहिए। फिर 15 दिसंबर तक मुझे कम से कम 23,600, इन तीनों को मिला के कम से कम 23,600 अमाउंट मुझे जमा करना चाहिए। और 15 मार्च तक मुझे 31,400 रुपए की अमाउंट मुझे कम से कम जमा करनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 4700 रुपए पहले ये जमा करोगे फिर 14,100, ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आपको यहाँ तक इस डेट तक जमा करनी है, ठीक है। अगर आप इसमें डिले करते हो तो इसके साथ आप इंटरेस्ट भी करोगे कैलकुलेट, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा है। क्लियर? ठीक है यस सर। हाँ जी। ये नियरेस्ट 10 रुपीज में लेने का प्रोविजन है कोई, जैसे हाँ टैक्स नीरज। पेबल इन एडवांस है 31,464 रुपये, हम्म। तो इसको नियरेस्ट 10 रुपीज में लेने का कोई प्रोविजन है क्या अभी? नियरेस्ट 10 में नहीं लेना, नियरेस्ट मल्टीपल 100 में ले लेना। नेक्स्ट या मतलब 50 से मोर है तो फिर 100 50 से में ले, ऊपर है तो 100 में ले लीजिए, 50 से नीचे है तो नीचे वाले। इग्नोर। हाँ ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं सर, नहीं। सर जो डिडक्शंस वगैरह होती हैं अंडर, हम्म। या जैसे 80G है या अंडर 80DD है, हम्म। इनको आप आगे कराओगे या फिर हाँ, मतलब? उसको मैं जब कराऊंगा ना, अभी तो आपकी आज की जो क्लास थी वो हम इसके ऊपर देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो क्लास है वो हेड्स ऑफ इनकम पे देखेंगे, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम करेंगे, फिर हम डिडक्शंस करेंगे, तब हम कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी आएंगे सर, जैसे हाँ सारे जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल। ये अभी जो सभी। नेक्स्ट क्लास आपकी आपकी होगी वो होगी अब हेड्स ऑफ इनकम पे, कि हम सैलरी अंडर हेड्स, अंडर हेड इनकम अंडर हेड सैलरी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या प्रोविजंस है, ठीक है, उसमें कौन से अलाउंसेज है, प्रीवियस अलाउंसेज अगर आप ले रहे हो तो कौन से अलाउंसेज है, कितना अलाउडेबल है, लिमिट है उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैपिटल इन हाउस प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, फिर हम कैपिटल इन पे बढ़ेंगे। हम एक बार हेड्स सारा कर लेते हैं, फिर हेड्स के बाद हम डिडक्शंस पे आएंगे, और जब ये सारा कुछ हम समझ सीखेंगे तब हम रिटर्न्स पे आएंगे, ताकि आपको रिटर्न समझने में आसानी हो। ओके सर। सर आज के टॉपिक में कि न्यू रिजिम के टाइम पढ़ाते टाइम आपने 2-3 लाइन बताई थी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड एम्प्लॉय, स्पेशल एम्प्लॉय, और दूसरा कन्वेंस अलाउंस के बारे में बताया था, थर्ड शायद एलटीसी के बारे में एक लाइन आई थी न्यू रिजिम में कि इसका है क्या कोई प्रोविजन सर कि रिबेट अभी लेने का? ऐड किया गया, अभी ऐड किया गया। एलटीसी का सर? अभी मैं पूरा एक स्लाइड आपसे अलग से डिस्कस करूंगा नोट्स, जिसमें न्यू रीजन में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। ओके सर, ओके। क्योंकि ना सर अभी हमारे ऑफिस के अंदर एनपीएस एम्प्लॉय भी है, हम्म। तो वो बार बार क्वेरी कर रहे थे कि जैसे ओल्ड स्कीम में 50,000 की एक्स्ट्रा रिबेट मिलती है ना एनपीएस एम्प्लॉय को, बिल्कुल मिलती तो है। वो इसमें न्यू रिजिम में मतलब है या नहीं है? हम्म। दूसरा, न्यू रिजिम में कौन कौन सी ऐसी रिबेट है जिनको हम ले सकते हैं? तो जब वो क्लास होगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।
सभी हमने आज बोला ना कि आपकी जो क्लासेज होंगी वो 3 पार्ट में कवर्ड है। एक लीगल एस्पेक्ट्स, प्रोविजंस क्या कहते हैं, ठीक है, दूसरा कंपुटेशन और तीसरा फाइलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोविजन सीखेंगे, फिर कंपुटेशन, फिर फाइलिंग। ठीक है, ओके ओके सर। तो स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो अच्छा सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ रिटर्न्स करा दूं, कंपुटेशन करा दूं, रिटर्न्स करा दूं, उसमें आप फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो। ओके सो आई आई होप कि आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा और काफी कुछ आप जान भी गए होंगे। यस सर। ठीक है, तो हाँ कल जी। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास है 7:30 पे। ठीक है, सेम टाइम। ठीक ठीक है सर। सर। सर ये जो एडवांस टैक्स का जो ये प्रोविजन है ये एम्प्लॉय के ऊपर भी हाँ जी, एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल लागू होता है। मान के चलो किसी एम्प्लॉय पे 1 लाख टैक्स बनता है पूरे ईयर का, हम्म। तो उसको इसी हिसाब से बाइफरकेट करना है या फिर मान के चलो वो लास्ट के 2-3 महीने में ही जमा कराए तो नहीं, चल जाएगा? नहीं, फिर इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो हैव ए गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। वेलकम।